जैसे आप सबका हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पर आज की ये जो वीडियो है इसमें घटना चक्र पूर्वावलोकन 2026 जो कि बीपीएससी स्पेशल है उसमें जो भी सामान्य गणित के क्वेश्चन हैं चाहे वह बीपीएससी सिविल सर्विसेज में पूछे गए हों या फिर आप यहाँ देखिएगा तो सीडीपीओ का पेपर हो या टीआरई का पेपर हो टीचर वाला या फिर बीपीएससी एएसओ असिस्टेंट कोई भी पेपर हो जहाँ गणित पूछी गई है उसमें जो भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। चूँकि ये घटना चक्र की बुक का सॉल्यूशन है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज़ सॉल्यूशन ही देखने को मिलेगा। यानी कि जैसे पहले संख्या पद्धति, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, फिर दशमलव भिन्न, उसके बाद एज वाले क्वेश्चन, परसेंटेज वाले, एलसीएम, एचसीएफ वाले। तो इस तरीके से जिस तरीके से हर एक चैप्टर में जितने-जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। सामने आपको पता है आफ्टर 1 वीक आपका बीपीएससी एईडीओ का पेपर है और इसमें प्रबल संभावना है कि मैथ्स में वही सारे टॉपिक्स कवर किए जाएँ या वही सारे क्वेश्चन उसी टाइप के पूछे जाएँ जिस टाइप का बीपीएससी पहले पूछता रहा है। और बाकी अभी 2 दिन पहले मुझे लगता है या कल ही के दिन शायद बीपीएससी ने अपना ऑफ़िशियल एक फिर से सिलेबस वाला जो पेज है वो डाला था जिसमें सारी चीज़ें लिखी गई थी कि कौन-कौन सा चैप्टर पूछे पूछे जाने वाला है एईडीओ में। हालाँकि बीपीएससी एईडीओ के अलावे और भी अगर कोई पेपर है बीपीएससी का या बीएसएससी का तो उसके लिए मैथ्स के ये क्वेश्चन आप ज़रूर रिवाइज़ कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने पिछले दिन रीज़निंग का वीडियो अपलोड किया है, यानी इस बुक में रीज़निंग के जो भी क्वेश्चन हैं, जो भी बीपीएससी ने रीज़निंग के क्वेश्चन पूछे हैं, उनको मैंने एक सिंगल वीडियो में 3 घंटे की वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है जाके देख लीजिए, उसका पीडीएफ भी अपलोड है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं बोल दूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आशा है कि आपके बेसिक्स जो मैथ हैं, मैथ के बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब कंप्लीट होंगे। ये सब आप कंप्लीट कर चुके होंगे तभी जा कर के आप मेरा सॉल्यूशन या फिर बुक का सॉल्यूशन भी समझ पाएँगे। करते हैं। देखिए पहला चैप्टर जो अपने पास है वो है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, वे दो प्राकृत संख्याएं कौन सी हैं जिनका प्रोडक्ट 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल कितना होगा 5200। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करें, डायरेक्ट ऑप्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोनों में से जीरो हटा दें और ऑप्शन में भी जीरो हटा के आप चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट। जैसे यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ से 2 जीरो हटा दूँ तो 52 लाना है और यहाँ 24 लाना है, यानी कि गुणनफल 24 होना चाहिए। देखो ये 2 जीरो हटा दूँ तो 12 दूना 24, लेकिन स्क्वायर का योगफल 52 आना है। 12 का स्क्वायर ही 144 हो जाएगा जो 52 से अधिक है, तो ये गलत हो गया। इनका प्रोडक्ट 7 तियाँ 21, ये 24 हो भी सकता है। इनका चेक करो तो 8 तियाँ 24 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 3 का स्क्वायर 9। 52 नहीं होगा जोड़ेंगे तो ये भी गलत हो गया। यहाँ देखो 6 चौके 24 गुना करके 24 आ रहा है और 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। ऐड करोगे तो ये 52 आ जा रहा है, यानी कि ये फिट बैठ रहा है। स्क्वायर करके जोड़ने पर 52 भी आ रहा है और इनका प्रोडक्ट भी 24 है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब ये तो हो गया ऑप्शन से। दूसरा तरीका क्या है कि हम सॉल्व कर लें। अगर दो संख्याएं हैं तो आप दो संख्या मान लो यहाँ पर कि देखो पहला संख्या मान लेते हैं x और दूसरा संख्या y। इनका गुणनफल चूंकि 2400 है तो गुणनफल मैंने 2400 लिख दिया और स्क्वायर का योगफल यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर ये कितना है, ये है 5200। यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी हो, कैसे निकालोगे? देखो, या तो इसमें आप रैंडम वैल्यू पुट करके देखो कि 24 कब आता है और वही चेक करो यहाँ पर कि 52 उस पे बैठता है या नहीं। या फिर देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई है तो सबसे अच्छा होगा कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, तो दो प्राकृत संख्याएं यहाँ से आपको पता चल सकती हैं। तो एक बार एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालो। कैसे निकालोगे? आप लिखोगे ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के जगह पर 5200 और 2xy के जगह पर आप क्या लिखोगे, प्लस प्लस तो मैंने लिख ही दिया है 2xy। तो यहाँ पर xy 2400 है, डबल करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4800, यानी कि टोटल 52 और 48 100 हो गया और डबल जीरो यानी 10,000 वैल्यू हुई x प्लस वाई के होल स्क्वायर का। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो 100। ऐसे ही x माइनस वाई निकालना होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर करते तो भी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस का 2xy आता, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो वही है 5200, और माइनस 2xy यानी कि एक्स वाई का डबल तो ये 4800 है। माइनस करते तो ये कितना आ जाता है, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर का वैल्यू, इसको माइनस करोगे तो ये 400 आएगा, यानी एक्स माइनस वाई, देखो 400 किसका स्क्वायर है, 20 का। एक्स प्लस वाई 100 है और एक्स माइनस वाई कितना है, 20 है। दोनों को ऐड करके हाफ करोगे, यानी ऐड करो तो देखो ये माइनस प्लस कटेगा और 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। x की वैल्यू अगर 60 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से निकाल लो, x प्लस वाई अगर 100 था और x की वैल्यू 60, तो y की वैल्यू कितना, 100 में से माइनस कर लो 40। तो ऐसे भी सॉल्व करके निकाल सकते हो। है आपके पास दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है, यदि उसमें से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो इसमें से बताना है कि वह संख्या कौन-सी है। देखिए सबसे पहला कंडीशन कि अंकों का गुणनफल, संख्या के अंकों का गुणनफल कितना है, 36 है, 45 घटाइएगा तो अंक आपस में बदल जाएँगे। तो देखिए मान लो संख्या के अंक x और y हैं, या बेहतर होगा कि आप यहाँ पर ऑप्शन का इस्तेमाल करें। अंकों का गुणनफल 36, यहाँ देखो अंक क्या है, 8 और 4, इनका गुणनफल यानी कि 8 और 4 को गुणा करोगे तो क्या ये 36 आएगा? नहीं आएगा, यानी ये तो ऐसे ही गलत ऑप्शन है। इसमें देखो 7 और 3 को गुणा करोगे तो क्या 36 आएगा? नहीं आएगा, ये भी गलत है। 9 और 4 को गुणा करोगे तो देखो 4 गुणा 9 ये 36 आ रहा है। सवाल कह रहा है कि अगर 45 उसमें से घटा दें तो अंक आपस में बदल जाएँगे। यानी कि 49 में से 45 घटाने पर क्या होना चाहिए था? ये 94 आना चाहिए था, तभी तो इसका अंक आपस में बदलेगा, 9 इधर और 4 इधर। लेकिन यहाँ तो माइनस करने पर बस 4 आ रहा है, 9 तो आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। अगर ये तीनों ही ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी भी नहीं सही होगा, क्योंकि उपयुक्त में एक से अधिक कह रहा है, और अगर चारों में से कोई सही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ई चूज़ कर लेंगे, इनमें से कोई नहीं। सीधी-सी बात है। देखो सॉल्व करने के लिए यहाँ पर संख्या को माना गया है कि 10 वाई और प्लस एक्स, यानी कि दहाई का जो अंक है, दहाई का अंक इसको माना गया है y, और इकाई के अंक को क्या माना गया है? इकाई के अंक को माना गया है x। सवाल में क्या कह रहा था कि x इंटू वाई कितना हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट 36 दिया गया था, और संख्या दिया गया, अगर संख्या आप निकालोगे, संख्या निकालने का सूत्र होता है दहाई का अंक गुना 10 और प्लस इकाई का अंक। तो दहाई का अंक y है, इसको 10 से गुना करोगे तो 10y, और प्लस इकाई का अंक यानी x। ये संख्या है। सवाल था कि अगर इस संख्या में से आप 45 माइनस करोगे, यानी कि देखो ये 10y प्लस x है, अगर इसमें से 45 को माइनस करोगे तो इसके अंक उलट जाएँगे, यानी x यहाँ आ जाएगा, 10x हो जाएगा, और y x के जगह पर चला जाएगा, यानी y यहाँ आ जाएगा। इसको इधर लाके माइनस करोगे तो ये 9y और माइनस का 9x होगा, इक्वल टू का 45, यानी y माइनस x कितना हो जाएगा, 45/9। इसमें से 9 कॉमन ले लो तो ये 5 आ गया। तो y माइनस एक्स कितना है, 5 है, और एक्स वाई कितना है, 36 है। तो यहाँ से x और y की वैल्यू अब निकालनी होगी ताकि हम संख्या ज्ञात कर पाएँ। कैसे निकालेंगे आप देखो, यहाँ पर 36 कैसे ला सकते हैं? 2 नंबर ढूँढो या 2 अंक ढूँढो जिनका गुणा करके गुणनफल कितना आ जाए, 36 आ जाए। आप बोलोगे कि ये 6 गुणा 6 हो सकता है, 9 गुणा 4 हो सकता है, 12 गुणा 3 हो सकता है, लेकिन इसमें 12 कोई अंक नहीं है, तो ये तो नहीं लेंगे। यही दोनों पॉसिबिलिटी है। दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 5। 6 और 6 का अंतर 5 नहीं है, 9, 4 का अंतर 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि हम y को क्या ले सकते हैं, 9, और x को कितना ले सकते हैं, 5। अगर y 9 और x 5 है तो वो संख्या क्या होगी? संख्या हमने क्या लिखा था? संख्या लिखा था 10y और प्लस x। तो 10y की जगह पर 9 रख दो और x की जगह पर 5, x की जगह पर 4 आएगा ना, यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9 में से 5 गया, ये 4 होगा। तो यहाँ पे 4 रख दो, तो ये संख्या आपका 94 आएगा, जो कि सही आंसर है। तो इसमें सही आंसर निकालिएगा तो 94 आएगा। ठीक है ना? अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है और 3 की पावर 4n है माइनस 4 टू द पावर 3n, ये हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगा अगर ये धनात्मक है तो? तो आसान तरीका क्या होगा इसको करने के लिए? एक तो हो सकता है कि यहाँ n की वैल्यू कुछ रख लो, जैसे n की वैल्यू 1 रख लो। मान लो n की वैल्यू हमने 1 रख लिया, तो ये 3 टू द पावर 4 आ जाएगा, और माइनस 4 टू द पावर 3, क्योंकि n तो 1 है,
3 टू द पावर 4 क्या होता है? 3 के स्क्वायर का स्क्वायर यानी 81 और ये 4 का क्यूब कितना होता है? 64 माइनस करोगे 17 यानी कि ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी सही हो सकता है, लेकिन अब मान लो n की वैल्यू हम कुछ और रखें तो हो सकता है 17 से डिवाइड नहीं हो, लेकिन सबसे छोटे डिजिट पे डिवाइड हो रहा है तो आगे भी डिवाइड होगा। वैसे अगर बेसिक से करना चाहो इसमें तो आप क्या करो कि इसको ऐसे लिख दो 3 टू द पावर 4 और n को अलग कर दो और 4 टू द पावर 3 और n को अलग करो। ये 81 टू द पावर n होगा और माइनस ये 64 टू द पावर n होगा। अब जब भी ये पैटर्न दिखे देखो a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n, तो ये नंबर हमेशा a माइनस b से डिवाइड होता है। a माइनस b से क्या होगा? ये डिवाइड होगा। तो इसीलिए a माइनस b यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि इस फॉर्म में आप a माइनस बी करोगे तो 81 माइनस 64 ये कितना आएगा? 17 आएगा और 17 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले आप देखिए यहाँ पर दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर दिया है और संख्याओं का योगफल दिया है। वर्गों के बीच का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर संख्या एक्स और वाई है, ये 256 पर 3 जीरो दिया हुआ है और संख्याओं का योगफल यानी एक्स प्लस वाई दिया है कि ये 1000 है। ठीक है। अब देखो ऑप्शंस में आप चाहो तो डायरेक्ट ऑप्शन में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी ऑप्शन लिखे गए हैं अगर पहला छोड़ दो तो बाकी सब में स्क्वायर करके माइनस करना थोड़ा मुश्किल काम लग रहा है। तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। क्या करेंगे देखो, इसको कैसे हम लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने सुना होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसको मैं लिख दूंगा कि ये एक्स प्लस वाई और इंटू का एक्स माइनस वाई हो गया और इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 256 पर 3 जीरो। एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर आप 1000 यहाँ पुट करेंगे तो एक्स माइनस वाई ऐसे ही रहेगा और ये 256 और 000 से 000 कैंसिल आउट होगा। इट मीन्स एक्स माइनस वाई की वैल्यू आपके पास 256 है। अगर एक्स माइनस वाई की वैल्यू 256 है तो आप दोनों को ऐड करके x की वैल्यू और माइनस करके y की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो जब भी x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों पता हो तो अगर x निकालना है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो और y निकालना है तो दोनों को घटा करके और आधा कर दो। दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 1056, आधा कर दो इसका और दोनों को अगर माइनस करोगे तो लास्ट में 4 आएगा यानी लास्ट डिजिट ये 628 आ जाएगा। ऐड करके हाफ करोगे और ये 372 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही होगा। आप देखिएगा यहाँ भी वही तरीका अपनाया गया है लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि n एक पूर्णांक संख्या है और उसके अंकों का योग जो है वो 2 है, 10 टू द पावर 10 ये छोटा है n से और 10 टू द पावर 11 ये n से बड़ा है, तो n के विभिन्न मानों की संख्या कितनी होगी? यानी n के कितने मान पॉसिबल हैं यहाँ पर? अब देखिए आसान सा कॉन्सेप्ट है, आप इजीली समझ सकते हैं। सबसे पहले 10 के पावर 10 और 10 के पावर 11 है, यानी कि ये नंबर हमें नहीं लेना है, ये नंबर भी नहीं लेना है। इसके बाद और इसके पहले n की कुल कितनी ऐसी मान होंगे, कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जिनके सभी अंकों का योगफल क्या हो? 2 हो। अच्छा अब बताओ, सबसे पहले 10 के पावर 10 का मतलब क्या हुआ? 10 के पावर 10 यानी कि 1 पे 10 शून्य ऐसे-ऐसे करके टोटल 10 शून्य आपको लगाने हैं। ठीक है? और जब 10 के पावर 11 हो जाएगा, अच्छा 10 1 पर 10 शून्य लग गए यानी कि ये 11 अंक की संख्या है। ठीक है? 11 अंकीय संख्या है ये। 11 डिजिट का नंबर हो गया, क्योंकि 10 के पावर 10 तो ये 1 इस पे 10 अलग-अलग ज़ीरो, यानी कि 10 तो ज़ीरो हो गया और एक ये संख्या ये अंक हो गया 1, तो टोटल 11 अंक हो गए, तो 11 अंकीय संख्या है। और इससे ऊपर लेना है तो इससे ऊपर भी सभी 11 अंकीय संख्याएँ आएँगी। ये 12 अंक की संख्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या, लेकिन उससे छोटा लेना है। तो जो भी हमें संख्या लेना है वो 11 अंक का संख्या होगा, पहली बात। और दूसरी बात, अब 11 अंकीय संख्या है और उसके अंकों का योगफल 2 हो। तो अंकों का योगफल 2 तो तभी होगा जब या तो 2 आए और उसके बाद केवल 0, 0 आए, या फिर 1, 1 और 0, 0 आए, या फिर 1 आए, 0, 0, 1 आए और 0, 0। यानी कि 2 बार 1 आए तो टोटल योगफल कितना होगा? अंकों का जो सम होगा वो 2 आएगा। ओवरऑल पूरी संख्या में केवल 2 बार 1 आना चाहिए, या 1 बार 2 आ जाए। अब अगर मैं पूछूं कि एक बार यदि 2 लिखना है तो ऐसी कितनी संभावनाएं हैं या ऐसा कितना संख्या बन सकता है 11 अंकों का? तो आप बोलोगे एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि हम पहला अंक 2 लिखें, इसके बाद
0000 लिखें। चूँकि ये 11 अंकों की संख्या है तो इसके बाद टोटल कितने ज़ीरो आएँगे? 10 ज़ीरो आएँगे ओवरऑल। मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसके बाद टोटल कितने ज़ीरो आएँगे? 10 ज़ीरो आएँगे। तो एक संख्या ऐसा आपको ये मिल रहा है जिसमें अंकों का योगफल जोड़िएगा तो बाकी सब तो ज़ीरो है, केवल ये 2 मिलेगा। अब बोलोगे कि क्या 2 से कोई और संख्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं 2 को बाद में लिखता हूँ और इन ज़ीरो को पहले लिखता हूँ, मान लो एक ही ज़ीरो मैंने पहले लिख दिया, फिर 2 लिख दिया और बाकी 0-0 लिखा। क्या ये 11 अंक की संख्या बनेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग वाला 0 तो हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो ऐसे में ये 10 अंक की संख्या बन जाएगी, क्योंकि बाद में फिर हम 9 ही 0 लगा पाएँगे। तो इसीलिए एक ही ऐसा पॉसिबिलिटी है जिसमें 2 पहले लिखेंगे और बाकी के 10 हम 0 लगा लेंगे। तो 11 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योगफल 2 हो, तो उसमें यदि हम डिजिट 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा 1 अंक पॉसिबल है। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा कंडीशन, जब हम 2 बार 1 का इस्तेमाल करें, 2 बार 1 का इस्तेमाल करें, तो या तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो पहला 1 तो फिक्स ही रहेगा। एक ही 1 को हम आगे-पीछे या दाहिने-बाएँ कहीं भी घुमा सकते हैं। जैसे मान लो 1 को मैंने इसके बाद 1 लिख दिया और टोटल 11 अंकों की संख्या है तो 2 अंक हो गए। इसका मतलब कि बाद में टोटल कितने ज़ीरो आएँगे और 9 ज़ीरो आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये 11 अंक की संख्या होगी। फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि चलो अब यहाँ 0 कर देते हैं, इस 1 को आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ 3 अंक हो गए, यानी कि 11 अंकों में से 3 चले गए, तो और आपको 0-0 कितनी बार लिखना होगा? 8 टाइम्स आपको 0 लिखना होगा। ऐसे ही आप चाहो तो यहाँ पे फिर 0 लिखो, यहाँ 1 लिखो, तो 4 बार अगर हमने 4 डिजिट्स लिख दिए तो और हमारे पास 7 डिजिट्स रह गए, यानी 7 टाइम्स आपको 0 लिखना होगा, 7 टाइम्स टोटल। तो मेरे कहने का मतलब कि पॉसिबिलिटी आप देख रहे हो, पहला 1 हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इस 1 को जैसे ही चेंज करेंगे, मान लो इसी में मैं बोलूँ कि इस 0 को पहले कर देता हूँ और इस 1 को बाद में कर देता हूँ, फिर ऐसे 0-0 लगा लेंगे। तो ये 0 तो फिर ओवरऑल जो संख्या है उसमें काउंट नहीं होगा। यानी कि फिर से ये 10 अंक की संख्या बन जाएगी, जबकि हमें 11 अंक की संख्या चाहिए। तो यहाँ भी पहला एक फिक्स है, यानी कि 1 के बाद और हमें कितना 0 लिखना है? देखो 11 अंक की संख्या है, तो इसके बाद टोटल हमें ऐसे 0, 0, 0 कितना टाइम्स लगाना है? 10 टाइम्स हमें 0 लिखना है। यानी 10 बार 0 लिखना है। तो जो दूसरा 1 बच रहा है, क्योंकि हमें 2 1 कम से कम लिखना होगा तभी योगफल 2 बनेगा। तो दूसरा 1 जो होगा, पहला 1 तो यहाँ पे फिक्स है, इसका पोज़ीशन नहीं चेंज हो सकता है, ये फिक्स है। ठीक है? दूसरा 1 जो लिखना होगा, वो मैं यहाँ लिखूँ या फिर यहाँ लिखूँ या फिर यहाँ लिखूँ या फिर यहाँ 10 ज़ीरो जो आगे आ रहे हैं, उन्हीं 10 ज़ीरो के बदले यानी 10 बार मैं अलग-अलग जगह पर 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी है? 1 से हमें बनाने के लिए टोटल 10 पॉसिबिलिटी है, यानी 10 संख्याएँ ऐसी मिलेंगी जिनमें 1 1 2 बार इस्तेमाल होगा और ओवरऑल उनके डिजिट्स का सम 2 आएगा। और एक पॉसिबिलिटी ये था जहाँ पर हम 1 बार 2 का इस्तेमाल करें। तो 10 बार यहाँ और 1 बार यहाँ, टोटल 11 ऐसी पॉसिबिलिटी है, यानी कि 11 ऐसी संख्याएँ बनेंगी इन दोनों के बीच में जिनके अंकों का योगफल कितना होगा? 2 होगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट बस लिख दिया गया है कि इसके और इसके बीच n की कुल 11 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं। अगला सवाल देखिए 65वीं बीपीएससी का ही है, अच्छा सवाल था। एक संख्या को पहले 114 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना बचता है आपके पास? 21। यदि सेम नंबर को हम 19 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, देखो 19 से यदि ये नंबर यानी कि 114 कंप्लीटली डिविजिबल है, तो ऐसे में जो भी रिमाइंडर है पहले से बचा हुआ, उसको केवल आप 19 से डिवाइड करके और रिमाइंडर निकाल दें। यानी 21 को आप केवल 19 से डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम जाएगा और आपके पास रिमाइंडर बचेगा 2, यानी कि ओवरऑल जब आप फाइनल आंसर निकालेंगे तो वो 2 आएगा। सिंपल सा फंडा है। बड़ा जो अंक है पहले वाला, अगर वो नए अंक से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब जो रिमाइंडर है उसको भी डायरेक्ट हमें इससे डिवाइड कर लेना है और जो शेष आएगा वही आपका फाइनल शेषफल बचेगा। तो ऑप्शन सी यहाँ सही। देखेंगे यहाँ पर वही तरीका लगा के सॉल्व किया गया है और फाइनल आंसर आपका 2 आया है। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120 है तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? 3 क्रमागत संख्याएँ हैं सबसे पहली बात। तो 3 क्रमागत संख्याएँ आप ले भी सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है, वो कोई अलग-अलग नंबर भी हो सकता है। ठीक है? हमें तीनों चाहिए जो एक साथ का हो। जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ कि ये 6 से कटेगा तो 6 गुणा 20, हमें 3 संख्याएँ चाहिए तो 20 को मैं 6 और 10 और 2 लिख देता हूँ। लेकिन ये क्रमागत नहीं है, क्रमागत का मतलब कि कॉन्सेक्यूटिव होना चाहिए, वो 1 बाय 1 आना चाहिए, एक के बाद एक। 11 से कटेगा नहीं, 12 से कट सकता है तो 12 गुना 10 लिखोगे, लेकिन 12 को आप चेंज करोगे या इसको चेंज करोगे तो 3 क्रमागत संख्या आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम,
इसे समझ सकते हैं कि मान लो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, x+1 क्रमागत है तो, और अगला x+2, और इन तीनों का प्रोडक्ट कितना चाहिए हमारे पास, 120 चाहिए। अब यहाँ से या तो आप x का वैल्यू निकालो या कोई भी ऐसा नंबर पकड़ो x के जगह पर जो 120 को डिवाइड करता हो। 120 को कितने ऐसे नंबर हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3, 4, 5, 6, 8, 10 है, 12 है, और इसके बाद आपका 20 है, फिर 24 है, और उसके बाद मुझे लगता है 60 आएगा। तो मान लो अगर मैं इसको 1 रखूँगा तो फिर ये 2 बनेगा और ये 3 बनेगा, प्रोडक्ट 120 नहीं आएगा। अगर मैं 2 रखता हूँ ये, तो ये 3 और 4 गुणा करके 120 नहीं आएगा। 3 रखूँगा तो 3, 4, 5 लाइन से मिलेगा, 120 नहीं आएगा। 4 रखूँगा तो 4, 5, 6, 6 पचे 30, और 3 चौके 12। इस पे आ जा रहा है, देखो 4, 5, 6 पे। यानी x की वैल्यू को अगर मैं 4 रखूँ तो अगला 5 होगा, x+1, और अगला x+2 यानी कि 4 और 2 6 होगा, और 6 पचे 30 और गुणा 4 ये 120 बन जा रहा है। तो ये क्रमागत संख्याएँ यही हैं। 4, 5 और 6 इनका सम निकाल दो तो 5, 4, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 4 + 5 + 6 करोगे तो ये 15 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगला सवाल आप देखिए। अब अगला सवाल है यहाँ पर कि 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ आती हैं? ये आप डायरेक्ट याद भी रखिए क्योंकि कई बार इसका काफ़ी ज़रूरत होता है। 1 से 50 तक और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ आती हैं? इसको 25-25 के अंतर पर भी याद रख सकते हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, देखो 1 से 25 तक अगर पूछा जाए कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 1 से 25 तक आप याद रखिए टोटल 9 प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे ही 25 के बाद, यानी कि 25 तो खुद प्राइम नहीं है, तो 25 से यदि 50 तक के प्राइम नंबर्स पूछा जाए, तो 25 से 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, 6। ठीक है, ऐसे ही 50 से 75 तक आप याद रखिए। मैं तोड़ के इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपसे 1 से 75 पूछा जाए या 1 से 50 पूछा जाए, 1 से 25 तो आप बता पाएँ। तो 50 से 75 के बीच में भी 6 प्राइम नंबर्स हैं, और ऐसे ही फिर 75 से 100 देखेंगे अगर 75 टू 100, तो यहाँ पर टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं? यहाँ पर टोटल 4 प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर आपको 1 टू 100 पूछा जाए कि कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो सबको ऐड कर लीजिए। 9 और 6 15 और 6 21 और 4 25 प्राइम नंबर्स टोटल हो गए, 1 से 100 तक। ठीक है? और अगर 1 से 50 तक पूछे जा रहे हैं, तो 1 से 25 तक 9 है, और 25 से 50 तक 6 है, इनको ऐड कर लो, यानी कि टोटल 15 प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पर, 1 से लेकर के और 50 तक। ठीक है ना? हालाँकि यहाँ पर लिख के काउंट कर दिया गया है टोटल, तो आप लिख के भी काउंट कर सकते हैं। टोटल 15 प्राइम नंबर्स हैं इनके बीच में। अब अगला सवाल आप देखिए, 63वीं बीपीएससी का है। एक संख्या को 342 से भाग करने पर शेषफल 47 आता है। 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो 19 से पहले इसको डिवाइड करके देख लो। 19 1 टाइम्स जाएगा तो 15 बचेगा, और 2 यानी 152, और 19 से वो 8 टाइम्स कट जाएगा। यानी ये इससे कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो डायरेक्ट इसको आप इससे डिवाइड कर दो। 19 से अगर 47 को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स ये जाएगा, और बचेगा आपके पास 9। तो 9 आपका रिमाइंडर होगा, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन पहले भी मैंने बता दिया है। यहाँ बुक का भी सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। सीधे हम आते हैं अगले क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है आपको। यहाँ बोला गया है 100 से 999 तक अंक 9 कितनी बार आएगा? इसके लिए हम 1 बाय 1 समझ लेते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले 100 से अगर मैं बात करूँ कि 200 तक कितनी बार 9 आएगा, तो आप कैसे निकालोगे? देखो, आसान भाषा में समझो, 100 से लेकर के और 120 तक कितनी बार 9 आएगा? 110 तक बताओ। तो आप बोलोगे बस एक ही बार 9 आएगा जब इकाई का अंक 9 हो, यानी कि वो 109 है संख्या जिसमें एक बार 9 आएगा अंक, ठीक है ना? यानी कि 100 से 110 तक एक बार आएगा, ऐसे ही 110 से लेकर के और 120 तक एक ही ऐसा संख्या है 119, हर एक बार इकाई के अंक में 9वीं बार 9 आ जाएगा। सीधी-सी बात है। वैसे ही 120 से 130 के बीच में एक बार 9 आएगा, यानी हर एक 10 के अंतर पर एक बार 9 आ रहा है। तो इस तरीके से लेकर के 100 से और 189 तक मैं पूछूं, या 190 तक मानो आप, चलो 190 तक कितनी बार 9 आएगा बताओ, 100 से 190 तक। तो आप बोलोगे कि हर एक 10-10 के अंतर पे एक बार आ रहा है, यानी कि 110 पे 1 आएगा, फिर 20 पे 1, फिर 30 पे 1, 40 पे 1, 50 पे 1, और 50वें पर कितनी बार आएगा? 5 बार। ठीक है? 110 तक 1 बार आया, 20 तक 2 बार, 30 तक 3 बार, ऐसे ही 50 तक 5 बार, 60 तक 6 बार, और
अगर 190 तक देखा जाए तो ये कितनी बार आ जाएगा टोटल? 10 बार। आप बोलोगे कि आना तो चाहिए था 9 ही बार, तो 189 के समय ही ये 9 हो जाएगा और जैसे ही 90 लोगे तो एक और मिल गया 10 बार। अब देखो 100 से 190 तक 10 बार आया, अब 190 के बाद 191 से लेकर के और 200 इस बीच में कितनी बार आएगा? तो आप बोलोगे 191, 92, 93 हर एक बार 9 आएगा, तो 191 से लेकर के और 198 तक 8 बार 9 आया और 199 में 2 बार आ जाएगा, यानी कि टोटल 10 बार यहाँ आया। तो ओवरऑल मेरे समझाने का मतलब क्या हुआ कि 100 से देखो 100 से 190 तक ये 10 बार आया और फिर 191 से लेकर के और 199 तक ये टोटल कितनी बार आ गया? 10 बार। यानी कि ओवरऑल 100 से 200 के बीच कितनी बार आया 10? तो आप बोलेंगे कि ये 20 बार आ गया। 10 और 10 20 बार 9 आ गया 100 से 200 के बीच। ऐसे ही जब 200 से 300 करोगे तो और 20 आ जाएगा। 300 से 400 करोगे तो एक बार और 20 आ जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे ही करते-करते आपका ओवरऑल जब 100 से और आप 900 तक निकालोगे तो कितनी बार 20 आएगा? तो आप बोलेंगे 8 बार आएगा, 200 था तो यहाँ पर देखिए 200 था तो एक बार 20 आया, 300 रहेगा तो 2 बार, यानी 300 होगा तो 3 माइनस 1 2 बार ऐसे याद रखो, 400 होगा तो 4 माइनस 1 3 बार, क्योंकि 100 से 200 तक एक बार हमने काउंट किया है। तो ऐसे ही 900 तक रहेगा तो 8 बार 20 आएगा, यानी कि 8 बार 20-20 बार आएगा 9, ठीक है ना? तो 20 अट्ठे 160, यानी कि 100 से 900 तक 160 बार क्या आ जाएगा? 9। अब हमें बात करना है कि 900 से लेकर और 999 तक क्या आएगा, यही ना? तो देखो सबसे पहले हमें 900 से लेकर के और 990 तक का निकालना होगा कि क्या आएगा। तो 900 के बाद देखो 901, 902, 903, 904, 905, जब 909 आएगा तो एक बार 9 यहाँ एक्स्ट्रा आएगा। बाकी आप देखो 901 लिखो, 902 लिखो, 903 लिखो, 904 लिखो, 905 लिखो, 906 मैं एक बार लिख देता हूँ समझाने के लिए, 907, 908, 909 और 910। इस पूरे में आप देखेंगे कि हर एक में इकाई अंक पर तो 9 है ही, यहाँ पर हर एक में यूनिट डिजिट बोल रहा हूँ, जो सैकड़ा का स्थान है वहां पर तो 9 आ ही रहा है, यानी 10 बार 9 तो ऐसे आ जाएगा और एक बार यहाँ पर यानी एक्स्ट्रा एक, यानी 900 से 910 तक ये 11 बार आया, ठीक है, यानी एक बार 11 910 तक, तो 20 तक एक बार और 11 आ जाएगा, 30 तक एक बार और 11 आ जाएगा, यानी 30 तक 3 बार 11, 40 तक 4 बार 11, 50 तक 5 बार, 60 70 80 तक 8 बार 11 आ जाएगा। अगर आप 980 तक देखते हो, अब मैं इसे मिटा देता हूँ, 980 तक अगर आप देखिएगा, 989 तक ले लो, ठीक है? तो आपको कितनी बार ओवरऑल मिलेगा? 8 बार 11 11 9 मिलेंगे, यानी कि टोटल 88 9 यहाँ मिल गया आपको। 160 पहले हमने लिया था, 88 और हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि 990 से लेकर और 999 तक कितनी बार 9 आएगा? तो 999 को छोड़ दो तो 990 से लेकर के और 998 तक टोटल हर एक बार 2-2 9 आ रहा है और 98 तक 8 बार 2-2 9 आएगा, यानी 8 दूना 16 बार ये, और इसमें 3 बार 9 आ जाएगा, यानी 16 और 3 19 बार 9 और आ गया, ठीक है ना? थोड़ा-सा लगता है मिस्टेक हो गया यहाँ पर, मैं एक बार फिर से लिखने की कोशिश करता हूँ, रुको। देखिए यहाँ पर ये 88 भी गलत हो गया है, क्यों गलत हो गया मैं अभी समझाता हूँ, देखो। क्योंकि हमने 989 जब लिया, जैसे 100 जैसे देखो 900 से लेकर के और 910 यहीं तक हमें 11 बार मिला, यानी एक बार 11 आया, 10 पे तो 20 पे 2 बार, 30 पे 3 बार, तो 80 पर ही हमें 8 बार मिल जाएगा, ठीक है? 70 पर 7 बार मिलेगा, 80 पर 8 बार, और ये 90 वाला है तो 90 वाले केस में ये 9 बार मिल जाएगा, ठीक है ना? 9 बार 11-11 मिलेगा आपको। 989 तक कितना मिलेगा? 9 बार 11-11 मिलेगा, यानी 11 नब्बे 99 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 99 होना चाहिए था। अब बात करें 990 से 998 तक या 999 तक ही आप ले लो तो भी आप मिला सकते हैं, 990 से 999 तक। तो 2 बार तो यहाँ हुआ, फिर 991 के बाद 998 तक 2-2 बार आएगा, यानी ओवरऑल यहाँ भी ये आप देखिएगा तो कितनी बार हो गया? तो 999 भी चूँकि यहाँ है तो ये 9 बार आएगा ओवरऑल, 11
मैं यहाँ पर लिख दे 11 बोल रहा हूँ, 2-2 अंक आएगा तो देखो इसमें 2 बार है 9, फिर आप 991 लिखोगे तो 2 बार आएगा, 992 तो 2 बार, तो 92 पर ये 3 बार हो गया ना, 990 पर ही 1 है, फिर 991 में दूसरा, 992 में तीसरा, 993 में चौथा, तो ऐसे ही 998 जब आएगा तो वो 9वीं बार आ जाएगा, यानी 9 दूना 18 बार और यहाँ 3 बार इसमें ऐड करोगे तो ओवरऑल ये 21 बार हो गया। तो ये 21 यहाँ पर ऐड कर दो और सबको जब आप ऐड करोगे तो ये 280 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका वो सही है। आप एक बार यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे तो समझ जाएँगे। जैसे देखो 100 से 200 तक अगर आप 9 अंक गिनिएगा तो ये 20 बार आएगा। तो ऐसे ही 100 से लेकर और 899 तक 9 कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। 20 बार यहाँ आया था तो ऐसे 8 बार मिलेगा। 800 वाला केस चल रहा है तो ये 8 दूना 16 यानी 160 बार हो गया। फिर 900 से 990 तक 9 कितनी बार आएगा? हर एक बार 11-11 आ रहा है तो 9 बार आपका 11 नवे 99 यानी कि ये 989 तक की बात है और फिर 990 में 2 अंक यहाँ पर जोड़ोगे तो 99 और 2 101 बार, फिर 991 से 999 तक काउंट करोगे तो ये 9 दूना 18 और 1 19 बार आ गया। तो सबको अब आप जब ऐड करोगे तो ये 200 बार हो जाएगा। अब अगला सवाल है कौन सा कथन इसमें गलत है? पाई अपरिमेय है, ये तो सही है। ई जो होता है ये परिमेय संख्या है, ये भी सही है। अच्छा, √2 ये सम संख्या है। √2 को हम सम नहीं बोल सकते, केवल 2 सम संख्या होता है। √2 कैसे सम होगा? √2 की वैल्यू 1.414 और ऐसे आगे बढ़ते जाता है। 414 तक हम याद रखते हैं लेकिन ये और आगे तक होता है। तो ये निश्चित तौर पर गलत है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, हमसे असत्य पूछा गया था। इसका मान ये होता है, ये √2 सम संख्या नहीं है। यहीं तक आप देखोगे तो आप बोलोगे लास्ट में 2 हो रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं ना है, डेसिमल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य चुनना है। गणितीय कृति लघु भास्करीय भास्कर द्वारा लिखित है। वक्षाली अभिलेख में पारीगणित भी है और दशमलव विधि यूरोपियों द्वारा ढूंढी गई थी। देखिए यही गलत हो गया, दशमलव विधि जो है ये भारतीयों द्वारा खोजी गई थी, ठीक है, ना कि यूरोपियों द्वारा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत है। बाकी सभी जो है वो सही है। यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय गणितज्ञों द्वारा दशमलव विधि का खोज किया गया था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन असत्य है? प्रत्येक ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है। ये तो सही है बिल्कुल, हमें असत्य चुनना है। कोई भी नेगेटिव जैसे -2 का स्क्वायर करोगे तो ये -2 गुणा -2 लिखोगे तो ओवरऑल ये प्लस का 4 आ जाएगा। तो कोई भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर करोगे तो वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। ये देखिए कहना गलत है, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल बिल्कुल होता है। आपने इमेजिनरी नंबर कभी ना कभी पढ़ा होगा, माइनस में वैल्यू रहता है तो उसको आई बोला जाता है। तो ऋणात्मक संख्या का भी वर्गमूल निकलता है और माइनस पाई ऋणात्मक संख्या है। देखिए माइनस पाई को ऋणात्मक नहीं कहा जा सकता, ये गलत है। माइनस पाई बीजाजीत संख्या है, ये सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर गलत हो गया। जैसे अगर आपको मान लो -4 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? अगर आपने 11th में पढ़ा हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें हम क्या करेंगे, -1 को अलग लिख देंगे और इंटू आप 4 का स्क्वायर रूट अलग लिख सकते हो इसको। चाहो तो एक ही बार लिख लो कि -1 और इंटू का 4। अब 4 का स्क्वायर रूट तो हम निकाल देंगे 2 और अंडर रूट -1 रह जाएगा और रूट के अंदर -1 को i लिखा जाता है तो इसको हम 2i लिख देंगे। तो 2i इसका आंसर निकलेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना था। तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटिव को ऋणात्मक संख्या बोल रहा है, ये असत्य है। अब रहा माइनस इन्फिनिटिव का बात, तो देखिए इन्फिनिटी जो होता है ये एक अनंत के रूप में अवधारणा है। मैं पूछूं आप बताओ इन्फिनिटिव का मतलब कौन सी संख्या? तो आप कोई डिफिनिट नंबर नहीं बता सकते हैं। इन्फिनिटिव वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। इन्फिनिटिव का जब ये किसी नंबर के रूप में रहे कोई नंबर तभी उसको नेगेटिव या पॉजिटिव कह सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इन्फिनिटिव के लिए आप देखेंगे कि ये नेगेटिव नंबर है, ये कहना कहीं से उचित। और रहा पाई के बारे में, पाई बीजातीत है। बीजातीत का मतलब हो गया जिसका कोई भी बीजगणितीय समीकरण हो उसका हल नहीं निकले। जैसे मान लो 2 मैं पूछूं कि कोई बीजगणितीय समीकरण है आपके पास ऐसे या इस टाइप का कोई भी, तो क्या इसका हल निकालने पर कभी x की वैल्यू 2 आएगी? तो आ सकता है बिल्कुल। लेकिन पाई एक ऐसा नंबर है जो कभी डेसिमल के बाद नंबर बढ़ते जाता है ये, ठीक है। 3
1 4 6 हैन तेन ये आगे बढ़ते जाएगा, रिपीट भी नहीं होता है, कहाँ तक जाएगा कोई अता पता नहीं है। तो ये एक ऐसा अपरिमेय संख्या है जो कभी आंसर नहीं निकलेगा, किसी भी बीजगणितीय समीकरण का हल निकालोगे तो हल के रूप में ये नहीं आएगा, इसीलिए इसे ट्रांसेंडेंटल कहा जाता है। ट्रांसेंडेंटल का मतलब बीजातीत, ठीक है? यानी कि किसी भी बीजगणितीय समीकरण का हल निकालने पर ये आंसर नहीं आएगा पाई के रूप में, माइनस पाई के रूप में, इसीलिए यह बीजातीत है। तो आप याद रख सकते हैं, ट्रांसेंडेंटल इसको बोला जाता है। देख सकते हैं प्रत्येक ऋणात्मक संख्या का वर्ग धनात्मक होता है, सही है। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता, इसका वर्गमूल काल्पनिक संख्या में लेकिन निकल सकता है, इसीलिए यह भी सही है। जनरल मैथमेटिक्स में आप देखिएगा तो नहीं होगा, लेकिन जब काल्पनिक यानी इमेजिनरी नंबर की बात कीजिएगा तो वहां पर निकल जाएगा। पाई एक बीजीय यातीत संख्या है। पाई वस्तुतः परिधि और व्यास का अनुपात होता है, अनुपात का ऋणात्मक होना संभव नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है और एक को दूसरे से भाग करने पर भागफल कितना आता है, 4। तो संख्याएं बतानी है। यहाँ नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन में नहीं है तो सीधे डिवाइड कर दो। 40 से 112 को डिवाइड करने पर 4 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 4 चौके 16, 160 आता है। 24 चौका 96 आ सकता है, यहाँ 4 बार डिवाइड हो जाएगा। 32 चौके 2 चौके 8 और 3 चौके 12, ये भी 4 आ रहा है, ये नहीं आ रहा था। 3 चौके 12, ये भी नहीं आ रहा है। अब दोनों का अंतर 28 है, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 72 चाहिए, यहाँ पर 72 नहीं है, यानी ये गलत हो गया। इनका डिफरेंस 72 है, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 70 और 100 के बीच कितनी यमज यानी कि अभाज्य जुड़वा संख्या है। अभाज्य जुड़वा का मतलब क्या होता है, जिनके बीच में 2 का अंतर हो। जैसे मान लो 11 और 13, ये अभाज्य संख्याएं हैं दोनों ही, लेकिन इनका डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस है 2 का। तो डिफरेंस यदि 2 हो और दोनों ही अभाज्य संख्याएं हो तो उनको हम अभाज्य जुड़वा बोलते हैं, यानी एक के ठीक अगला जो आएगा उसके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए। आप देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से, जब 70 और 100 के बीच लिखिएगा, यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया गया, जैसे 3-5 है या फिर 5-3 है, दोनों में 2 का अंतर है, तो इनको हम जुड़वा अभाज्य बोलेंगे। अब 70 और 100 के बीच में अगर लिखिएगा तो 6 अभाज्य संख्याएं आती हैं, जिसमें 71 है, 73, 79, 83, 89 और 97। अब देखो इनमें से कितनी ऐसे संख्याओं के जोड़े हैं जिनके बीच 2 का अंतर है। तो यहाँ पर 2 का अंतर मिल रहा है, लेकिन यहाँ 2 से अधिक है अंतर, यहाँ भी अधिक है, यहाँ भी अधिक है और यहाँ भी अधिक है। तो केवल एक ही ऐसा पेयर मिल रहा है 71 और 73, जिनके बीच में डिफरेंस 2 का होगा, यानी एक ही ऐसा पेयर है, या एक ही हम बोलेंगे यहाँ पर अभाज्य जुड़वा बन रहा है। जुड़वा का मतलब क्या हुआ, पेयर बनना, यानी 2, और दोनों में अंतर 2 होना चाहिए, तब उसको अभाज्य जुड़वा बोलेंगे। तो ऐसा एक ही पेयर मिला है हमें 71 और 73 का। अगला देखिए, यहाँ पर 3 रूट संख्याओं का योगफल आपको दिया गया है, इनका योगफल 100 है। उनमें से एक जो है वो दूसरे से 36 अधिक है, उच्चतम रूट संख्या बतानी है कौन सी है। मान लो कोई 3 संख्या है जिनका योगफल 100 है, तो अगर पहली संख्या मैं बोलता हूँ कि देखो पहली संख्या x है, तो अगली संख्या कौन सी होगी या मैक्सिमम कौन सा होगा। मैक्सिमम कह रहा है कि 1 से 36 अधिक है, तो इससे यानी x से मैंने 36 अधिक कर दिया। एक और तीसरी संख्या भी बचेगी, तीसरी संख्या कौन सी बचेगी, तो आप बोलोगे अगर योगफल 100 है तो 100 में से इन दोनों को माइनस कर दो, यानी इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2x और प्लस 36। तो 100 में से यदि मैं 2x और प्लस 36 को माइनस कर दूं तो ये तीसरी संख्या निकल आएगी। अब यहाँ से मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि सबसे बड़ी संख्या यानी x प्लस 36, इसको मैं बोलूँ कि ये 31 है। चूंकि हमसे उच्चतम संख्या पूछ रहा है तो ऑप्शन में भी उच्चतम दिया होगा। अब बताओ 31 तो उच्चतम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उच्चतम संख्या 1 से 36 अधिक है, ये तो 36 से भी कम है। 67 चेक करो क्या ये उच्चतम हो सकता है। ये अगर उच्चतम होगा तो सबसे बड़ी संख्या 67 हुई, तो अगली संख्या दूसरी संख्या इससे 36 कम होगा, इसमें से 36 माइनस करोगे तो 31 आएगा। और तीसरी संख्या इन दोनों को जोड़कर 100 में से माइनस कर दो, तो 7 और 1 8 और 6 और 3 9, यानी तीसरी संख्या कौन सी आ जाएगी, 2। यानी ये तो हो सकता है। 73 को अगर चेक करो, एक संख्या 73 है मान लो, तो दूसरा इससे 36 कम होगा, 36 कम करोगे
73 माइनस 36, तो 13 में से 6 माइनस करोगे 7, और यहाँ 6 में से 3 माइनस करोगे 3। तो तीसरी संख्या कितनी होगी? इन दोनों को जोड़कर 100 में से माइनस करो, 7 3 10, 110 यही आ रहा है। ये तो ऐसे ही एक्सीड कर जा रहा है, 100 से अधिक हो गया, दो ही संख्या का योगफल। और अगर 73 100 से अधिक है तो 79 भी 100 से अधिक हो जाएगा। तो ऐसे में केवल एक ही ऑप्शन बचता है। बाकी आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। आप यहाँ पर देखिए सॉल्व करके दिखाया गया है, लेकिन ऑप्शन की तरफ से बनाना ज़्यादा आसान है। अगला सवाल है, 7 की पावर 13 है और प्लस 1 ये 6 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो 7 की पावर 13 प्लस 1 को हमें 6 से डिवाइड करना है। अलग-अलग कर लो, 7 की पावर 13/6 अलग और प्लस 1/6 अलग। यहाँ देखो 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 और प्लस 1 की पावर 13 और डिवाइडेड बाय 6। अब 6 से इसको डिवाइड करने पर तो कोई शेषफल नहीं मिलेगा, केवल 1 बचता है और 1 की पावर 13 करने पर 1 ही होगा, तो 1/6 और ये भी 1/6। अगर इनको ऐड करोगे तो ये 2/6 होगा। यानी कि रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर? 2 आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आप ये मत सोचना कि अब इसको काट दें, इसको काटोगे तो ये 1/3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 से भाग करेंगे तो 1 शेषफल बचेगा, लेकिन सवाल में 6 से डिवाइड करना था, तो हम 6 को ऐसे ही रहने देंगे। आप चाहो तो अलग-अलग भी समझ सकते हो कि 6 से 1 को भाग करेंगे तो 1 ही शेष रह गया, यहाँ भी 1 ही शेष रह गया, तो ओवरऑल 2 हो गया शेषफल। सॉल्यूशन में आप देखिएगा 7 एक अभाज्य संख्या है, इसका मतलब हुआ कि 7 की पावर 13 में सभी गुणांक 7 के होंगे। इसका मतलब कि 7 की पावर 13 को 6 से भाग दीजिएगा तो वही रिमाइंडर मिलेगा जो 7 को 6 से भाग देने पर मिलता है, यानी कि 1 मिलेगा। तो जब 7 की पावर 13 में रिमाइंडर 1 मिला और ये एक रिमाइंडर था, तो ओवरऑल कितना हो गया? 2 हो गया। अगला सवाल है, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएँ आती हैं? ये तो दूसरी बार क्वेश्चन आ गया 15 टाइम्स। मैंने बोला भी था ये चीज़ याद रखने के लिए। यहाँ पर नंबर लिख के ही दिया गया है। अगले सवाल में आपसे पूछा गया है 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएँ हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएँगी? 3 अंकों की संख्याएँ स्टार्ट कहाँ से होती है? 100 से। 5 से अगली कौन-सी संख्या विभाज्य होगी? अब 105 फिर 110 ऐसे 5-5 बढ़ते जाएगा। आखिरी संख्या 3 अंकों की जो 5 से कट सकती है वो है 995। इसके बाद 1000 आएगा तो 1000 4 अंकों की संख्या हो जाएगी। अब ये कुल कितनी संख्याएँ हैं यही तो बताना है। गिनने के कई सारे तरीके हैं, एक तो कॉमन लेकर के हम काउंट कर सकते हैं, दूसरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का इस्तेमाल कर दें। उसमें हम ए यानी पहले टर्म को बोलेंगे कि 100 है, डी जिसको आप यूनिवर्सल डिफरेंस बोल सकते हैं या कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो कॉमन डिफरेंस यानी हर एक में डिफरेंस 5 का है, और एन यानी कि लास्ट नंबर जो है ये 995 है। तो n का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं जो होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह पर 995, a की जगह पर 100 और प्लस n तो हमें निकालना है कितनी संख्याएं हैं, और d का मतलब 5। बस इसको कैलकुलेट कर लो। आप कैलकुलेट करोगे तो 100 इधर आएगा तो ये 895 डिवाइडेड 5 और ये हो गया n माइनस वन। 5 से इसको काटोगे तो 5 एक बार में 5 सत्ते 35 और हो गया 5 में 45, और ये n माइनस वन यानी 1 को इधर लाओगे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। ऑप्शन ए में ये सही आंसर है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था कि यहीं से आप कॉमन ले लो, जैसे यहाँ पर हमने ढूंढ लिया, इसमें से 20 कॉमन ले लो। 20 तो नहीं, 5 कॉमन ले सकते हैं, 5 ही कॉमन ले लो। अगर 5 कॉमन ले लेते तो ये 20 बचता, फिर 21, फिर 22 ऐसे बढ़ते बढ़ते इसको 5 से भाग करते तो 5 एक बार में 19 पचे 95 और 9 पचे 45, 199 आता। अब 20 से 199 तक कुल कितनी संख्याएँ हैं? उतनी ही संख्याएँ यहाँ पर कैंसल आउट हो रही हैं। तो 199 में से 19 घटा दो, ये पता करना है, तो सीधी-सी बात है 20 से 1 कम घटाना पड़ेगा, यानी कि 180 संख्याएँ हैं, तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे। सवाल है, एक पिज़्ज़ा वाला पहले दिन 2 पाँचवें पिज़्ज़ा, दूसरे दिन 3/4 पिज़्ज़ा और तीसरे दिन 9/16 पिज़्ज़ाओं का वितरण करता है। यदि प्रत्येक दिन की शुरुआत में उसके पास समान संख्या में पिज़्ज़ा थे, तो उसने किस दिन सबसे अधिक पिज़्ज़ा वितरित किए? क्या करेंगे इसमें देखिए, पहले दिन 2 पाँचवें, 2 पाँचवें का मतलब कितना हुआ? 2/5 हिस्सा। दूसरे दिन कितना? 3/4 यानी कि 3/4 हिस्सा, ठीक है? तो और तीसरे दिन 9/16 हिस्सा वितरित किया जाता है, और प्रत्येक दिन स्टार्टिंग में उसके पास समान हिस्सा था, यानी कि सब पिज़्ज़ा का जो मात्रा था वो समान था।
अगर स्टार्टिंग में उसके पास डेली पिज्जों की संख्या समान होती थी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सबके लिए डेली एक समान वैल्यू एज्यूम करेंगे। उसके लिए अच्छा होगा कि 5, 4 और 16 का आप एलसीएम ले लो। तो 16, 4 और 5 का जो एलसीएम आएगा वो 80 आएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि डेली स्टार्टिंग में उसके पास 80 पिज़्ज़ा की संख्या था। अब पहले दिन वो कितना बेचेगा? टोटल का 80 का 2/5 हिस्सा पहले दिन बेचता है, यानी 5 से काटोगे तो 16 टाइम्स यानी कि 32 पहले दिन बेचा। दूसरे दिन कितना बेचता है? 3/4 तो 4 से काटोगे 20 चौके 80, 20 तिया 60 पिज़्ज़ा। और तीसरे दिन 80 का कितना? 9/16 हिस्सा, तो 9/16 निकालोगे तो 16 पच्चे 80, 9 पच्चे 45 उस दिन बेचा। तो तीनों दिन में अधिकतम किस दिन बेचा गया? तो आप देखेंगे अधिकतम 60 हो रहा है, जो कि दूसरे दिन है। तो दूसरे दिन सबसे अधिक पिज़्ज़ा बेचा गया। यहाँ भी लगभग वही काम किया गया है। कुल पिज़्ज़ों की संख्या 80 माना गया है। फिर पहला दिन कितना बेचा गया? दूसरा दिन और तीसरा दिन। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आया कि दूसरा दिन सबसे अधिक, यानी कुल 60 पिज़्ज़ा बेचे गए। अगला अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल और उसके आसपास पेड़ लगाने का फैसला लिया। यह फैसला लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। यदि विद्यालय में 1 से 12 तक कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में 2 खंड हैं, यानी 2 सेक्शन हैं, तो ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थियों द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। क्या कर सकते हैं यहाँ पर? सबसे पहले ये समझिए कक्षा कितने हैं? 1 से लेकर 12 तक। यानी कि कक्षा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे टोटल 12 कक्षाएँ हैं। हर एक कक्षा में 2 सेक्शन हैं। तो मान लो एक में 2 सेक्शन हैं, ठीक है ना? और दोनों सेक्शन क्या करेगा? अपने संख्या से डबल मात्रा में पेड़ लगाएगा। मेरे कहने का मतलब मान लो कक्षा 2 है, इसमें 2 सेक्शन हैं, तो पहला सेक्शन भी डबल पेड़ लगाएगा और दूसरा सेक्शन भी डबल पेड़ लगाएगा। अगर आपको ऐसे समझने में समस्या हो रही है तो आप ऐसे समझें कि चलो सेक्शन को बाद में समझेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि हर एक कक्षा में जितने भी एक कक्षा जितना भी पेड़ लगाएगा उसकी संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी। यही यहाँ पर लिखा गया था, लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा से दोगुनी होगी प्रत्येक अनुभाग द्वारा, यानी प्रत्येक सेक्शन वाल द्वारा। ठीक है ना? यानी कि एक जो है ये अपनी संख्या से डबल लगाएगा तो 2 लगाएगा, लेकिन ऐसे 2 अनुभाग हैं तो दोनों अनुभाग 2-2 अगर लगाएँगे तो टोटल 4 पेड़ लगाएँगे। यानी पहला कक्षा में 4 पेड़ लगेगा, दूसरा कक्षा ऐसे ही 4 दूना 8 पेड़ लगाएगा। जैसे दूसरी कक्षा की मैं बात करूँ, 2 अनुभाग मान लो होगा, तो 2 अनुभाग जो भी होगा, वो अपने कक्षा की से डबल संख्या में पेड़ लगाएगा यहाँ पर। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब कि 4 हो गया। ठीक है ना? आप चाहो तो ऐसे भी जोड़ लो कि पहला कक्षा 2 पेड़ लगाया, दूसरा कक्षा अपनी संख्या से डबल यानी 4, तीसरा अपनी संख्या से डबल यानी कि 6, ऐसे 12 जो है 12वीं कक्षा अपनी संख्या से डबल यानी कि 24 है। लेकिन हर एक में अब 2-2 अनुभाग है तो 2 से और मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल पेड़ों की संख्या हो गया, इसमें से 2 कॉमन ले लो, बीच में प्लस लगा देते हैं, 2 कॉमन लोगे 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये 3 और लास्ट में क्या आ जाएगा 12। तो ये हो गया 4 इंटू, इनको ऐड कैसे करोगे? फॉर्मूला क्या होता है? जैसे 1 से लेकर के और n तक आपको ऐड करना है, मान लो 1, 2, 3 और n तक ऐड करना है, तो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो यहाँ पर यही लिखेंगे, ये 12 तक है तो 12 और गुणा में 12 और 1 13/2, 2 दूना 4 और ये हो गया 12 गुना 13 यानी कि 12 तिया 36 और 6 दूना 12 यानी कि लास्ट में 2 आएगा, तो ये 312 हो गया ओवरऑल कैलकुलेट करके। ऑप्शन ए जो है वो सही। 78 का 4 टाइम्स कर दो। हाँ, देखिएगा कुल कक्षाओं की संख्या 12, प्रत्येक कक्षा में खंडों की संख्या कितनी है? 2 और प्रत्येक खंड द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या कक्षा से दोगुनी है। तो इसीलिए देखिए केवल अगर 1 से 12 तक अपनी संख्या के बराबर लगाते तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे 12 तक लगाते हैं। लेकिन हर एक जो है अपने से डबल लगा रहा है तो एक बार डबल करने के लिए 2 से गुना, और हर एक कक्षा में 2 अनुभाग है तो उसके लिए 2 से गुना। तो ओवरऑल 4 से गुना कर दिया गया और ये 1 से लेकर 12 तक ऐड करोगे तो ये आएगा। तो ओवरऑल 312 आपके पेड़ बनेंगे। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कौन अपरिमेय है? अपरिमेय का मतलब जिसका डेसिमल खत्म नहीं हो, ठीक है? या
जो रूट के अंदर हो, जैसे √3 हो गया अपरिमेय, ठीक है? √5 अपरिमेय। तो यहाँ पर देखो ये जो है डेसिमल तो समाप्त हो जा रहा है। डेसिमल हटाओगे तो इसको आप लिख सकते हो 31416 और डिवाइडेड बाय डेसिमल के बदले में 1 और बाद में 4 जीरो। तो ये तो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि ये परिमेय संख्या है जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ये भी p बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा तो ये भी परिमेय है। यहाँ पर अपरिमेय ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए जो है वो अपरिमेय कहलाएगा। आप देखेंगे अपरिमेय संख्याएँ ऐसी होती हैं जो ना तो विभाजित होती हैं और ना ही आवर्ती। आवर्ती का मतलब कि बार-बार रिपीट नहीं होता। जैसे 141414 ऐसे लिखा रहता है कि 3.14 फिर से 14 फिर से 14 तो ये रिपीट हो रहा है, तो इसको हम परिमेय संख्याओं में लिख सकते हैं p/q के रूप में। लेकिन जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको लिखना मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो नंबर है ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है, तो ये आपका हो गया अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इसमें से 14वां पद कौन-सा है? ये आपको एक सीरीज़ दिया गया है, अनुक्रम दिया गया है, 14वां पद निकालना है। देखिए, nवां पद निकालने के लिए फ़ॉर्मूला क्या होता है? a + n-1 इंटू d। ये आपने पढ़ा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में। एपी का मतलब हो गया समांतर श्रेणी। तो n यानी 14वां पद हमें बताना है, an इसको आप कह सकते हैं। तो a 14 अगर निकालना है तो पहला पद लिखोगे जो कि 14 है, प्लस n-1 अगर हमें 14वां पद निकालना है तो 14 माइनस 1 करेंगे यानी कि 13 और गुना में d। d का मतलब कॉमन डिफरेंस हर एक बार कितने का अंतर हो रहा है? तो आप बोलोगे यहाँ पर अंतर 2 का हो रहा है। तो ये हो गया माइनस का 2। माइनस 2 क्यों? माइनस 4 है सॉरी। क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे या इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको, तो ये -4 मिलेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर -4 ले लेंगे। तो ये हो गया 14 और माइनस 13 चौके कितना हो गया 52। 52 में से 14 माइनस करो तो 12 में से 4 माइनस करोगे 8 और 4 में से 1 माइनस करोगे 3। माइनस का 38 होगा तो ऑप्शन डी सही आंसर है। 17वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न। अब सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट हो रहा है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला याद रख सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए, तो ये 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। और अगर यही माइनस में रहता यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये 4 टाइम्स ऑफ ab होता, ठीक है ना? 2ab का डबल यानी कि 4ab होता। यहाँ पर क्या लिखा गया है आपको देखो 35 और 27 का स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। पहले वाले में तो इसको हम लिखेंगे कि ये कितना बनेगा 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर यानी कि 35 स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी 27 स्क्वायर। और नीचे भी वही है 35 का स्क्वायर और प्लस 27 का स्क्वायर। तो आप देखो इससे ये कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा? केवल 2 बचेगा, तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। यहाँ देखिएगा वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है एक्सप्लेनेशन में भी। अगला सवाल यहाँ पर है देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। मैंने माइनस वाला भी फॉर्मूला आपको बताया था कि क्या करना है हमें। इसका आंसर क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है 4 टाइम्स ऑफ ए बी। तो यहाँ 4 टाइम्स ऑफ a के जगह पर है 598 और b के जगह पर है 479 और नीचे ये 598 और 479 है ही, तो इस दोनों से ये कैंसिल आउट होगा। तो इसका आंसर 4 आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर 9 टू द पावर n है, 3 टू द पावर 5 है, 27 का क्यूब है और नीचे ये लिखा है ये सभी अगर 243 है तो n का मान क्या होगा? अब देखो यहाँ पर मैं ब्रेक करके लिखना चाहता हूँ। इसको मैं बाद में चलो लिख ही देता हूँ यहाँ पर 9 टू द पावर n और इंटू 3 टू द पावर 5 है ये। 27 को मैं लिख सकता हूँ कि ये 3 का क्यूब होता है और इंटू जो 3 है वो तो रहेगा ही। वैसे ही नीचे 3 हो गया और ये 81 जो है वो 3 टू द पावर कितना होता है 4 और पहले से यहाँ पर पावर में एक 4 है। तो ये हो गया 9 इंटू n और 3 के पावर कितना हो गया 3 तिया 9 और 5 14। आपको फॉर्मूला पता होगा a के पावर m गुना a के पावर n अगर लिखा जाए बेस सेम है तो गुणा के चिन्ह रहने पर हम पावर को ऐड करते हैं और अगर यहाँ डिवीजन का चिन्ह रहता भाग रहता तो हम पावर को माइनस कर लेते। तो ये 3 तिया 9 और गुणा का चिन्ह है तो 9 और 5 14 हमने जोड़ दिया। यहाँ 4 चौके 16 इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया और 16 और 1 ये 3 की पावर 17 हो गया। ठीक है।
तो अब आप देखो कि यहाँ पर बनेगा कितना, ये सब किसके बराबर था? तो आप बोलोगे 243 के बराबर था। अब क्या करेंगे, इससे अगर इसको काटोगे तो ये हो गया 9 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 17 में से 14 को माइनस कर दो तो 3 के पावर ये 3 रह गया। और 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 5। 3 के पावर 5 243 के बराबर होता है। तो 9 के पावर n कितना हो गया, अब ये इस दोनों को गुणा करोगे तो ये 3 के पावर 5 और 3 8 हो जाएगा, क्योंकि गुणा में पावर को जोड़ देते हैं। अच्छा अब बताओ, 9 तो 3 का स्क्वायर है, तो इसको आप 3 का स्क्वायर भी लिख सकते थे। मान लो हम ऐसे लिख देते हैं यहीं से, ये जो 9 टू द पावर n है, इसको मैं 3 टू द पावर 2n लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब दोनों साइड 3 अगर कैंसिल होगा तो 2n 8 के बराबर बचेगा। अब 2n यदि 8 के बराबर है तो n की वैल्यू 4 के बराबर होगा, तो ऑप्शन बी सही हो गया। आप चाहो तो इसी को 9 बना देते तो भी हो जाता, n की वैल्यू 4 आ जाता। आप देखिए यहाँ पर वैसे ही लगभग सॉल्व किया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, x की वैल्यू पूछी गई है आपसे। पैटर्न देखोगे तो आप समझ पाओगे कि ऊपर वाले में देखो 5.32 जो है ये कॉमन है। अगर मैं 5.32 को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 56 और प्लस का 44, यानी कि ये वैल्यू कितना बनेगा आपके पास 5.32 और इंटू का 100, ये दोनों ऐड करोगे जब आप 56 और 44 को तो ये मिलेगा 100, तो गुणा का 100 ये बन गया। अच्छा, डिनोमिनेटर की बात करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है, जिसका मतलब होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इन दोनों को ऐड करके आप लिखोगे, दोनों को ऐड करोगे तो ये 7 और 2 9 और 1 10 बनेगा। और जब दोनों का डिफरेंस लिखोगे तो दोनों को घटाकर ये बनेगा 5.32। अब देखो इससे ये कैंसिल आउट होगा, इससे ये जीरो कैंसिल आउट होगा, तो आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा 10, जो कि ऑप्शन बी में है। आई होप कि ये बात आप समझ पाए होंगे, यहाँ भी लगभग वही काम किया गया है। अगला सवाल 65वीं बीपीएससी से है। 5 टू द पावर एक यहाँ पर बीजगणितीय व्यंजक लिखा गया है और यहाँ 125 है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, अब सबसे पहला काम कि यहाँ 5 है तो इसको भी 5 बना दें, या फिर ये 125 है तो इसको भी 125 बना दें। क्योंकि दोनों केस में अगर बेस सेम हो, जैसे x टू द पावर m और एक साइड x टू द पावर में लिखूं कि 5 प्लस n है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि यहाँ पर m है और उधर पावर 5 प्लस n है, तो ये बराबर हो गया। ठीक है ना, बेस अगर सेम है तो पावर भी सेम होगा। तो यहाँ पहले बेस सेम करना होगा, ये 5 टू द पावर समथिंग है तो इसको भी 5 टू द पावर समथिंग लिखना होगा। कैसे लिखोगे, देखो ये 125 है तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि ये 5 का क्यूब है, और जो यहाँ पर लिखा था 2x प्लस 1 ये तो रहेगा ही। अब देखो ये 5 के पावर ये लिखा था, यहाँ 5 के पावर ये लिखा है, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, तो 5 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टू जा 6x और प्लस का 3, ये वैल्यू इसके बराबर हो गया। दोनों में बेस 5 5 है तो पावर अब बराबर होगा। पावर इधर कितना है, आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 7 है। इसमें पावर कितना है, आप बोलोगे 6x प्लस 3 है। सबको एक तरफ कर लो तो ये एक्स स्क्वायर 6x इधर आएगा, तो 2x में से इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 4x और प्लस का 3 7 में से माइनस कर दो तो 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दो तो ये आप देखोगे कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये सेट हो जा रहा है। आप देखो ये a का स्क्वायर हो गया माइनस 2ab, 2a के जगह पर मैं x लिख देता हूँ और b के जगह पर 2 लिख देता हूँ, तो 2 2 जा 4x आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 का स्क्वायर है ही ये 0, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि a माइनस बी, यानी कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। और अगर ये 0 के बराबर है, यानी x माइनस 2 0 के बराबर है, और x की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो ये ऑप्शन डी के बराबर है। यहाँ पर आप चाहो तो ऑप्शन से वैल्यू पुट करके भी देख सकते थे एक्स के जगह पर, लेकिन अगर ये सब वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेशन आपका बढ़ जाएगा। ठीक है ना, उससे अच्छा है कि ऐसे ही सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए बिल्कुल वैसा ही है, और मैं आशा करता हूं कि इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर रहा, मैं आंसर आपको बुक में नहीं दिखा रहा हूं इसका, हालांकि जब पीडीएफ मिलेगा आपको तो पीडीएफ में आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप तब तक सॉल्व करके इसका जो सही आंसर हो वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और फिर हम देखेंगे कितने लोगों ने सही आंसर किया है। बाकी जो रीजनिंग की क्लास थी कंप्लीट 3 घंटे की, उसकी पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, टेलीग्राम ग्रुप द जीएस सॉल्वर पे जाइए, वहाँ अपलोड कर दिया गया है। रीजनिंग की कंप्लीट जो क्लास थी उसकी पीडीएफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है एक्चुअली में ये मल्टीप्लाई का साइन है। मैंने यहाँ पर ये वाला इतना इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि कौन क्या लिखा हुआ है। तो ये 3 टाइम्स है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 माइनस 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4। तो अगर ये 3 बार है तो इसको मैं क्यूब लिख सकता हूँ कि ये 0.05 इसका क्यूब हो गया और माइनस फिर 0.04 का क्यूब। नीचे क्या लिखा है आप देखिए, यहाँ पर है 0.5 इंटू 0.5 यानी कि 0.05 का स्क्वायर। अच्छा फिर है 0.05 इंटू 0.04, तो प्लस में हम लिख लेते हैं 0.05 इंटू 0.04, ये प्रोडक्ट है और प्लस 0.04 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर ये ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का फॉर्मेट दिख रहा है। ध्यान दीजिए, मैं अगर इस नंबर को ए बोल दूं और इसको बी बोल दूं तो ये किस फॉर्मेट में दिखाई देगा आपको? ये दिखेगा कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है और नीचे है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये फॉर्मेट दिख रहा होगा। अब बताओ ए क्यूब और माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे ए माइनस बी और इंटू का ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। और नीचे जो वैल्यू दिया गया था ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसी फॉर्मेट में था। देखो ए स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर ए बी यानी दोनों का प्रोडक्ट लिखा गया है, फिर बी स्क्वायर यानी दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनल आंसर आपको ए माइनस बी मिलेगा। ए के जगह पर क्या था 0.05 और बी के जगह पर 0.04, माइनस करोगे तो 0.01 मिलेगा जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके सॉल्व करके ये यहाँ पे लाया गया है। अब अगला सवाल देखिए, अलजेब्रा का है। 2 टू द पावर 2n माइनस 1 और यहाँ 8 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 है, या फिर 1 बाई 8 टू द पावर n माइनस 1 है। मैंने क्या बोला था, या तो दोनों तरफ बेस को सेम कर लो या आप इसको इधर लेके आओ, कोई समस्या नहीं होगा। फिर भी देखो अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2n और प्लस 1 और सॉरी माइनस 1 है और इंटू 8 टू द पावर n माइनस 3 और इक्वल टू 1। अब ये 2 टू द पावर 2n प्लस माइनस 1 तो ठीक है अपने जगह पर, 8 को हम क्या लिख सकते हैं कि ये 2 का क्यूब है और इंटू जो n माइनस 3 था ये तो रहेगा ही इक्वल टू 1। अब देखो जैसे ही बेस सेम हुआ, मैंने क्या बोला था x टू द पावर m और इंटू x टू द पावर n। अगर प्रोडक्ट में दो वैल्यू लिखी गई हैं, दोनों में बेस सेम है, तो पावर को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पावर को ऐड कर लोगे यानी 2 टू द पावर कितना हो गया ये 2n माइनस 1 और प्लस यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 3n और माइनस 3 3 जा 9 और राइट साइड में 1 है, यानी 2 टू द पावर ओवरऑल क्या हो गया 2n और 3n 5n और माइनस का 10। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 को मैं 2 टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखो बेस दोनों तरफ अगर सेम हो गया तो पावर भी सेम, यानी कि 5n माइनस 10 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10/5 यानी कि 2। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ इसी को चेंज कर लिया है यहीं पर, और फिर ऊपर जब ले जाएगा तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाएगा और पावर सेम हो गया, सॉरी बेस सेम हो गया तो पावर को सेम कर दिया। अच्छा आपके पास माइनस 2/3 टू द पावर माइनस 3 को किस संख्या से भाग किया जाए कि भागफल ये मिले। अब ये संख्या जानने के लिए क्या करना है, मैं पूछूं कि 10 को किस संख्या से भाग करूं कि 5 मिले, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि अच्छा 10 को किस संख्या से भाग करें, यानी कि x और आना चाहिए 5, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा 10/5 यानी कि 2 से भाग करना होगा। तो ओवरऑल भी हम ये निकाल सकते हैं, जो लाना है उससे भाग कर दो। 10 को क्या चीज से भाग करें कि 5 आए, तो सीधे 5 से 10 को भाग कर दो 2 आ जाएगा। तो वही काम हमें यहाँ करना है। हमसे ये पूछा गया है कि एक आपको यहाँ पर संख्या कोई दी हुई है, ये इसको किससे भाग करें कि ये प्राप्त हो, तो इसको इसी से भाग कर दो, यानी 2/-3 का क्यूब, इसको हमें डिवाइड कर देना है इसी नंबर से, यानी 4/9 के पावर -2 से। अब इसको मैं क्या करूंगा, या तो क्यूब कर दो, तो क्यूब करोगे तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8 माइनस का और डिवाइडेड बाई 27 है। यहाँ भी स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर 36।
पावर अभी भी -1 लेकिन इसका रहेगा, माइनस नहीं गायब होगा। माइनस हटाने के लिए इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। तो ये देखो -8/27 अपने जगह पर है, इसका माइनस अगर हटाएँगे तो ये उल्टा लिखना होगा, यानी कि 36 को ऊपर और 16 को नीचे। अब माइनस हट चुका है। अब डिवाइड करना है तो -8/27 और ये 16 ऊपर हो जाएगा और 36 नीचे हो जाएगा, ठीक है ना? तो अच्छा, 9 का स्क्वायर था तो 9 में 81 होगा, ये 36 गलत हो गया यहाँ पर, ये 81 होगा, 81 और यहाँ भी 81। अब कैंसल आउट करो जो भी कैंसल हो रहा है। अगर आप कैंसल करेंगे ना, एक चीज़ और छूट रहा है, देखो क्या? यहाँ पर -3 लिखा हुआ है, हमने केवल 3 लिया है। अगर ये माइनस का 3 लेते तो इसका -1 तो अभी भी बचा हुआ है, यहाँ भी वो -1 बचा हुआ है। इस माइनस को हटाने के लिए इसको भी उल्टा लिखना होगा। आप ये चीज़ याद रखिए, अगर x टू द पावर -1 है तो इसको हम लिखेंगे 1/x, तब ये पावर हटेगा, ठीक है ना? या फिर x डिवाइडेड बाय y है, पावर -1 है, ये -1 हटाना है तो इसको y/x लिखना होगा। तो वही यहाँ पर हम करेंगे, इसका माइनस हटाना है तो इसको हमें 27 को ऊपर और 8 को नीचे लिखना होगा, यानी हम लिखेंगे इसको कैसे? 27 और बटा माइनस का 8। अब इसको कैंसल आउट करो, अगर आप कैंसल आउट करोगे तो 8 से ये 2 टाइम्स और 27 से ये 3 टाइम्स, यानी कि 2/3 आएगा माइनस का, जो कि ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भले ही सही से समझ नहीं आए लेकिन लास्ट में वही काम किया गया है और x की वैल्यू निकाली गई है। अगला सवाल एसएससी का फेवरेट, x प्लस 1/x 5 है तो पावर 4 कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, 2 बार स्क्वायर कर दो। जैसे देखो, ये याद रखो कि x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k है और आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो ये k स्क्वायर माइनस 2 कर दो, इसका स्क्वायर करके और -2 कर दो। अगर पावर 4 निकालना है तो देखो, जब स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 आ जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 2, इसका स्क्वायर करो और फिर से -2 माइनस कर दो। अब इसका जब पावर 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो x के पावर 8 प्लस 1/x के पावर 8 निकालना है, तो ये जो वैल्यू लिखा है इसका फिर से, मान लो ये अगर y है तो फिर से इसका स्क्वायर करो और -2 कर दो, बस पावर बढ़ते जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पहले लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 यानी 23। अब अगर पावर 4 निकालना है तो फिर से हम क्या करेंगे, जो आया है आंसर 23 का स्क्वायर और माइनस का 2, ठीक है ना? तो ये 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529 और माइनस 2, यानी कि ये हो जाएगा 527 और ये ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, ये देख के समझ नहीं आ रहा है, मैं आपको थोड़ा नीचे दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है आपका ओवरऑल, आपसे ये पूछा गया है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। कैसे निकालेंगे, देखो, इसको माइनस कर दो, पहले माइनस करोगे तो 1 माइनस 1/2 को आप कैसे लिख सकते हो? 1 माइनस 1/2, यानी कि एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 और माइनस का 1, यानी कि ये ओवरऑल 1/2 आएगा। तो वैसे ही जब इसको माइनस करेंगे तो 2 में से 1 को माइनस करो, 1/2 गुणा 3 में से 1 को माइनस करो तो 2/3, फिर 4 में से 1 को माइनस करो 3/4, ऐसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा और n में से 1 को माइनस करो तो n-1/n ये बचेगा। अब इसको कैंसल आउट जब करोगे तो आप देखोगे कि इसमें पहले वाले का जो नीचे वाला है उससे इसका ऊपर वाला कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर कैंसल आउट होगा। इसके हर से इसका अंश कटेगा, फिर अगला हर से अगले वाले का अंश, इससे यहाँ का और इससे ये भी कट जाएगा। इससे ठीक पहले वाला जो होगा यहाँ नीचे n-1 ही आएगा। देखो, यहाँ 3 है तो सामने 3 आया है, 2 है तो यहाँ 2 आया है। तो फाइनल बचेगा क्या आपका? यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे n बचेगा। तो 1/n इसका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में था। इस पर कई बार अलग तरीके से भी सवाल आ सकता है। जैसे मान लो, अगर आपसे यही पूछा जाता कि 1/1/2 है, फिर 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/4 और ऐसे ही चलते गया और लास्ट में 1 माइनस 1/100 और पूछेगा कि इसकी वैल्यू बताओ। तो हमने अभी ये फॉर्मूला के तौर पर पढ़ लिया कि अगर ये पैटर्न होगा तो आंसर 1/n आएगा, यानी इस केस में आंसर आपका 1/100 आ जाएगा सीधे तौर पर। ठीक है ना? अब ऐसे ही प्लस हो तो भी आप सॉल्व कर पाएँगे। मैं फ़िलहाल आगे बढ़ता हूँ, आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, फाइनल आंसर इसका यही आया है। ठीक है ना? ऐसे ही ब्रेक किया गया है, यहाँ पर प्रोडक्ट होता
और सब काट पीट के लास्ट में 1/n बचेगा। अब अगला सवाल आप देखिए, लगभग वैसा ही, बस यहाँ पे प्लस लिखा गया है। तो आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ऐसे एक बार जोड़ के देख लो। 2 और 1 ये 3/2 आएगा, फिर 3 और 1 ये 4/3, और फिर ये 4 और 1 5/3, और ऐसे ही लास्ट में 120 को गुणा करोगे तो 121 बटा, यहाँ पर ये 3 यहाँ पर था, यहाँ 4 है तो 4 आएगा, 120 ये आएगा। अब इन सबको काटिए, काटोगे तो आप देखोगे इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, यानी सब में नीचे वाला कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है ना? तो वैसे ही फाइनल आगे जाकर इससे ये कट कट जाएगा, देख रहे हो, इससे ये कटेगा, इससे ये, इससे यहाँ का, तो इससे ठीक ऊपर जो होगा वो 120 रहा होगा, उससे ये कट जाएगा, तो आंसर बचेगा 121 और डिवाइडेड बाय यहाँ जो वैल्यू है 2, ठीक है ना? अब यहाँ पर मान लो लास्ट में अगर ये n होता तो फॉर्मूला क्या बनता इसका? हम बोलते कि देखो अगर n है तो इसका फाइनल आंसर आएगा n + 1 बाई, यहाँ पे जो भी वैल्यू है, अगर 2 है तो 2 आ जाएगा। तो आप इसमें डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा लेते कि अगर 120 है तो 120 रखो, 120 और 1 121/2, और 121 का आधा क्या हो जाएगा, 60.5। ये ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए सही हुआ। फिटनेस दोस्तों, पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आपने हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो ऐसे और लेटेस्ट वीडियो के लिए और पीवाईक्यू के सॉल्यूशन के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट भी ज़रूर करें। अब देखिए अगला प्रश्न जो है, ये फिर से सिंप्लीफिकेशन है, 3/4 है, यहाँ 4/3 है, यहाँ 3/4 है। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे केस में दोनों साइड बेस को बराबर करने की कोशिश कीजिए। तो ये अगर 3/4 है तो इधर भी 3/4 होना चाहिए। कैसे लिखेंगे? देखो इसका अगर मुझे माइनस हटाना है पावर का, चूंकि ये 3/4 ऑलरेडी है, ये भी 3/4 है, तो इस 4/3 को भी मैं 3/4 यानी इनके जैसा बनाना चाहता हूँ। उसके लिए क्वेश्चन में क्लू क्या है कि यहाँ पे पावर माइनस में है, यानी इसका माइनस जैसे ही मैं हटाऊंगा तो ये रेसिप्रोकल बनेगा, यानी 3 ऊपर और 4 नीचे आएगा। तो मैं इसको एक बार चेंज करके लिखता हूँ। देखो 3/4 टू द पावर क्या है, माइनस का 6, और इसका पावर का माइनस अगर हटा दूं तो ये भी 3/4 हो जाएगा और पावर का क्या हो जाएगा, 8। अब देखो अगर बेस सेम है तो पावर को 8 करेंगे तो ये 3/4 टू द पावर कितना हो जाएगा, इसका माइनस का 6 और प्लस का ये 8, पावर को हमने 8 कर लिया, तो 3/4 टू द पावर कितना आ गया, 8 - 6 यानी कि 2। और राइट साइड में तो ये था ही बराबर, यानी कि 3/4 टू द पावर n। अब देखो बेस जब सेम है तो ये कैंसिल आउट होगा और पावर n जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा, और ये किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई जो है वो सही होगा। आपको मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ, समझने लायक नहीं है यहाँ पर। ओरिजिनल जो बुक है वहाँ पर ये सारे टाइपिंग सही है, लेकिन पीडीएफ में ये शायद टेक्स्ट या फिर जो फॉन्ट होता है वो यहाँ पर एरर कर गया है। फाइनल आंसर लेकिन आप देख सकते हैं n की वैल्यू 2 आई है। अगले क्वेश्चन में भी वैसा ही एरर है, हालांकि मैं आपको लिख के बता देता हूँ बुक से, एक बार मैं कंफर्म करता हूँ कि क्या लिखा गया है यहाँ पर। देखिए अगला सवाल जो है यहाँ पर क्या लिखा गया है, मैं इसको सही से लिख देता हूँ। ये है 4 - 1 + 8 - 1, और ये अंडर ब्रैकेट है। इसके बाद आपको डिवीजन का साइन लगा हुआ है और फिर है 1/3/2, और इन सभी का पावर -2 है। इसकी वैल्यू आपको बताना है कि ये किसके बराबर है। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान है। देखो इसका पहले तो माइनस हटा लो, माइनस हटाओगे तो ये 2/3 होगा, ठीक है, ऊपर 2 और यहाँ 3 आएगा। फिर इस डिवीजन के साइन को जब मल्टीप्लाई का साइन करोगे तो ये वापस से उल्टेगा, यानी वापस से ये 3/2 ही हो जाएगा, ठीक है ना? और ये जो वैल्यू है यहाँ भी माइनस हटा दो तो ये 1/4 हो गया, और प्लस यहाँ भी माइनस हटा दो तो ये 1/8 हो गया। ये फाइनल बनेगा। इसका एलसीएम लोगे तो ये 8 होगा, और ये 4 2 टाइम्स तो ये 3 आ जाएगा, और कैलकुलेट करोगे तो, और ये 3/2 है, यानी कि ये कितना आ गया आपके पास। अच्छा 1 मिनट, देखो यहाँ पर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है, मैं सही कर देता हूँ। देखो पहले मैं इसको सॉल्व करके समझा देता हूँ। ये क्या लिखा है तो आप बोलोगे 1/3/2 और पावर माइनस का 2 है, यही है। अब देखो अगर मैं ये माइनस हटाऊँगा तो ये क्या होगा, 3/2 2/3 बन जाएगा, और पावर का 2 ऐसे ही रहेगा। अब ये 1 लिखा है, यानी कि ये डिवीजन के फॉर्म में है अभी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो 1/2/3 को आप क्या लिखोगे, 3/2 लिख सकते हो, ये 3 ऊपर और 2 नीचे हो जाएगा। तो यहाँ वही करेंगे,
3 को ऊपर और 2 को नीचे कर देते हैं, स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 9/4 लिख दोगे। तो यहाँ पर अब फिर से मैं लिखता हूँ, ये 1/4 था, ये 1/8 था और डिवाइडेड बाय ये कितना था 9/4 इसको कैलकुलेट करके आया। इसको हमने कैलकुलेट किया था तो ये 3/8 आया था और ये डिवीजन का साइन अगर हटाओगे तो 4/9 आएगा। तो ये 3 से 3 टाइम्स और ये इससे 2 टाइम्स, यानी कि ये 1/6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आप देखेंगे 1/6 आया है। क्वेश्चन आप देखिएगा 1/5 का क्यूब ये इसके बराबर है, तो 0.25 टू द पावर x की वैल्यू क्या होगा? तो इसमें मुझे लगता है कि x कहीं पर छूट गया है, x भी होना चाहिए था इसमें। फिर से मिसप्रिंट है बुक का लगता है। 1/5 टू द पावर 3x यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? ये इसके बराबर है। सही क्वेश्चन ये है। तब यहाँ से x की वैल्यू आपको निकाल के इसमें रख देना है। तो देखो ये जिस फॉर्म में है वही फॉर्म में यहाँ भी इसको भी यानी वैसे ही चेंज करके आपको लिखना होगा। दोनों साइड बेस बराबर करोगे तब तो वैल्यू निकलेगी। तो ये 1/5 टू द पावर 3x रह गया। इसमें से डेसिमल हटाओगे तो ये 8 डिवाइडेड बाई 1000 आएगा। देखो 1 2 3 डिजिट है तो 3 जीरो। अब इसको कैसे लिखोगे? ये देखो 1/5 टू द पावर 3x अपने जगह पे है। इसको आप चाहो तो 8 से काट दो, 125 बार में कटेगा। और इसको मैं 1/5 का क्या लिख सकता हूँ? क्यूब, क्योंकि 125 5 का क्यूब होता है। अब दोनों में बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगा। 3x की वैल्यू 3 के बराबर तो x की वैल्यू 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू अगर 1 हो गया तो जो पूछा जा रहा था 0.25, इसके पावर जो x है यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 0.25 ही फाइनल आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। आप देखिएगा सॉल्यूशन भले ना समझ आए लेकिन फाइनल आंसर यहाँ पर यही आया है। अगला सवाल यहाँ पर क्लियर मेंशन है। ये देखो 2 टाइम्स है a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2ab लिखा गया है, उसी फॉर्म में है। और यहाँ है ये a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। क्या करेंगे अब इसको फॉर्मेट में मैं पहले लिख देता हूँ, समझ लो ये a है और ये b है। इस तरह से अगर आपको समझना हो और इसको बोलूँ मैं कि a और b के हिसाब से एक बार सजा दो, तो आप बोलोगे 2 हो गया इंटू a प्लस बी हो गया, इसका स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2, ये वैल्यू a थी हमारा और ये वैल्यू क्या था b। तो इस तरीके से लिखा गया है और अपॉन में ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा गया है। ये a था और ये b था। अब देखो a प्लस बी के होल स्क्वायर को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा? आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और ये माइनस का 2ab एज इट इज रह जाएगा और नीचे जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये भी रह जाएगा। अब इससे ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर क्या बचेगा? आप बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे भी यही है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट होगा और फाइनल आंसर 2 आएगा। यानी कि ये इस फॉर्म में लिखा गया है। यहाँ पर ए बी की वैल्यू चाहे ये लिखे कितनी भी बड़ी लिख दे, उससे मतलब नहीं है। अगर आप इसी नंबर पे सॉल्व करने चले गए तो आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है? इसीलिए इनको या तो एक्स वाई ए बी एम एन कुछ भी मान लो। अलजेब्रिक जहाँ पर एक्सप्रेशन दिखे आप ऐसे ही सॉल्व किया करो। बुक में भी वही काम किया गया है और फाइनल आंसर यहाँ पर 2 लाया गया है। आगे देखिए अब टॉपिक चेंज हो रहा है यहाँ से। नेक्स्ट जो टॉपिक है घातांक, करनी एवं वर्गमूल और घनमूल से संबंधित। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? देखिए प्राकृत संख्या का वर्ग वही होता है, ध्यान रखिएगा, जिसका आखिरी 2 अंक किसी भी नंबर के या किसी भी अंक के वर्गमूल के बराबर हो। यानी कि जैसे 69, मैं पूछूंगा कि कोई ऐसा नंबर बताओ जिसके स्क्वायर के लास्ट में 69 आता हो, आप बोलोगे 13 है। स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 69 मिलेगा, 169 होता है, यहाँ पे आ गया, यानी कि ये वर्ग हो सकता है। पहले तो देखो कंफर्म, इस पर भी आप तो कंफर्म कह सकते हैं, लेकिन इसके अलावा हम डिजिट सम भी निकाल सकते हैं। डिजिट सम, डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं इस तरीके का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें ये हो रहा है। यहाँ 7 6 है, जैसे अब देखो आपको पता है अगर 24 का स्क्वायर करोगे या 26 का स्क्वायर करोगे तो क्या आता है यहाँ पर लास्ट में 576, 676, तो लास्ट में 7 6 तो मिल ही रहा है, यानी कि ये भी पॉसिबल है। यहाँ लास्ट में 561 है, बताओ क्या 61 आता है? 19 का स्क्वायर आपको याद होगा 361, लास्ट में 61 आता है, तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर देखो लास्ट में 42 है, तो कोई ऐसा नंबर ढूंढो जिसका स्क्वायर करके लास्ट में 2 मिले।
सबसे पहले 2 ही नहीं मिलेगा आपको स्क्वायर करके, क्योंकि 2 तो तभी पॉसिबल है जब किसी इवन डिजिट का स्क्वायर करो। इवन में 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। इनमें से देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, लास्ट में 64, इसका स्क्वायर करोगे 36, लास्ट में 6 आएगा, स्क्वायर करोगे 64, यानी कि यूनिट डिजिट 4644 हो सकता है। इसके अलावा 2 नहीं हो सकता है। यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है अपना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये सही उत्तर हुआ। आप देखेंगे यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन है, किसी भी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर के स्क्वायर का यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 या 8 नहीं हो सकता। यानी इकाई अंक की ही बात की गई है, लास्ट डिजिट कभी भी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी जो है इसमें लास्ट डिजिट 2 है, इसीलिए यहाँ पर चूंकि दिया गया है ये नहीं हो सकता, तो ये किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पर सिंपलीफाई करना है फिर से स्क्वायर रूट लेकर के। तो इस डेसिमल के बाद देखो कितने इसमें डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ भी काउंट करो तो 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8 ही है क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ भी है। दोनों में ही डेसिमल के बाद 8 डिजिट्स हैं, यानी डेसिमल को ऐसे ही हम हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल इस नंबर को उठा लो अब 1225, क्योंकि पहले तो सारे जीरो हैं और यहाँ कितना है 53, 29 है। सबसे आसान क्या है, आप इसमें से चेक कर लो कि किसका स्क्वायर 1225 आ सकता है। ऐसे भी जिसके लास्ट में 25 हो उसका स्क्वायर रूट निकालना काफी आसान होता है, या स्क्वायर करना है जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर करना आसान है। जैसे 35 का स्क्वायर करना है तो आप लास्ट में 25 लगा दो, और ये 3 है तो इसको एक आगे वाले से यानी 4 से गुना कर दो, 4 तियां 12। 35 का स्क्वायर 12, 25 हो सकता है। 73 का स्क्वायर देखो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, यानी कि ये पॉसिबल है, आंसर सही है। इसका स्क्वायर तो बहुत ज्यादा होगा, 12, 25 होगा नहीं, ये भी ज्यादा होगा, ये भी ज्यादा होगा, पॉसिबल आंसर ऑप्शन ए है। ठीक है। हालांकि अगर स्क्वायर रूट निकालना भी हो, जैसे मान लो 53, 29 का ही स्क्वायर रूट निकालना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका आप लिखिए यहाँ पर 53, 29 स्क्वायर रूट निकालना है तो लास्ट से 2 अंक छोड़ दो। 29 छोड़ दिया हमने। अब देखो लास्ट में 9 कब आ सकता है, किसका स्क्वायर करोगे, तो आप बोलोगे 3 का स्क्वायर करेंगे तभी 9 आएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, इसीलिए 2 जगह 3 लिखो। अब देखो 53 से ठीक छोटा किसका स्क्वायर है, यानी परफेक्ट स्क्वायर इससे ठीक छोटा ढूंढो। 53 से नीचे 52 किसी का स्क्वायर नहीं है, 51 नहीं है, 50 नहीं है किसी का स्क्वायर, 49 है, 49 स्क्वायर है किसका, 7 का, तो यहाँ पे 7 लगा दो। और अच्छा 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है तो 7 का स्क्वायर भी 9 होगा, एक 3 होगा एक 7 होगा, 10 में से माइनस करके लिखना रहता है। दोनों जगह 7 7 लिख दो, यानी पॉसिबिलिटी है कि ये या तो 77 का स्क्वायर हो या फिर 73 का हो। अब कंफर्म करने के लिए कि दोनों में से किसका है, आप क्या करोगे, दोनों के बीच जो 5 से एंड हो रहा है यानी 75 का स्क्वायर करो। चेक करो 75 का स्क्वायर करना, मैंने बोला 5 है तो लास्ट में 25 लगाओ, और 7 है तो इसके आगे वाले से यानी 8 से गुना करो, 8 सते 56। अब ये जो नंबर आ रहा है इससे हमारा क्वेश्चन अगर छोटा था तो इन दोनों में छोटा वाला सही होगा, और अगर इससे हमारा ये वाला नंबर बड़ा है तो इनमें से जो बड़ा है यानी 77 वो आंसर होता। तो देखो 5625 से ये 53, 29 छोटा है, यानी इन दोनों में जो छोटा वैल्यू है वो हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 73, और इसका तो 35 है ही, ऐसे आप निकाल सकते हो और कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे वही करके दिया गया है। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पूछा गया है कि ये जो नंबर है इसको कौन से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आप इसमें देखो पहले पूर्ण वर्ग जो है उसको हटाते चलो और लास्ट में जो बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लो मैं इसमें से इस 2 जीरो को हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो अपने आप में 100 है, 100 पूर्ण वर्ग होता है। बचा 5, 6, 7, देखो किसी नंबर से कटता है क्या, तो लास्ट में 7 है तो 7, 5, 12 और 6, 18, ये 9 से कट रहा है तो 9 से इसको कैंसिल आउट करो। 9 से काटोगे तो ये 9 छक्के 54 और 9 तियां 27 कट रहा है, इतना इंटू 9, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो फिर, तो ये हो जाएगा 7 9 63 और गुना में 9। अब परफेक्ट स्क्वायर लाने के लिए क्या चाहिए, सभी चीजें डबल डबल बार, यानी कि 9 और 9 ये तो स्क्वायर बना रहा है लेकिन 7 स्क्वायर नहीं बना रहा है, यानी कि एक 7 अगर हम और लगा दें तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो किसकी कमी है, एक 7 की कमी है। ये कह रहा है कि किससे गुना किया जाए, तो एक बार 7 से गुना करेंगे तब जाकर के ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 17 इसमें एक और आएगा, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। आप यहाँ देखेंगे वही काम किया गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखा गया है, ये पूरी तरीके से ये पेयर में है
ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है। इसका पेयर नहीं बन रहा है, यानी कि एक बार 7 से मल्टीप्लाई करना होगा और यही 7 अपना मिनिमम वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना होगा एंड यही अपना आंसर भी है। अगला सवाल आप देखिए, ये वैल्यू दिया गया है और x का मान पूछा जा रहा है। कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। आप इसका पहले इसको सिंप्लीफाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना ही रह जाएगा और इसमें 27 ऐड करो, तो ये 9 7 कितना हो जाएगा 16 और 6 और 2 8 और 1 9 और फिर 1 यानी 196 बटा 169 हो गया। और ये आप चाहो तो इसको ऐड भी कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐड कर लोगे तो ये 13 और प्लस का x डिवाइडेड बाई 13 आएगा, 13 इंटू 1 13। ये 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, और ये किसका स्क्वायर होता है 13 का। और मतलब इसका स्क्वायर रूट हमने लिख दिया और यहाँ पर 13 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 13 हो गया। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 13 को इधर लाओगे तो x की वैल्यू 14 माइनस 13 इट मीन्स 1। और ये ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए सही हो गया। पर एक चीज है, आप देखिएगा तो बुक में आंसर इसको डी दिया गया है, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। कारण है कि यहाँ पर -27 भी एक ऑप्शन में दे दिया गया है इसलिए। अब देखो -27 क्यों सही हो सकता है मैं दिखाता हूँ। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर दोनों पक्षों का स्क्वायर किया है। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेगा तो इधर का स्क्वायर रूट हटेगा और ये बच जाएगा। दूसरी तरफ आपका 1 प्लस 1/13 सॉरी x/13 लिखा गया था। इसका होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 2ab इतना आएगा। और फाइनल इसको जब सॉल्व किया गया तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 1 और -27 मिला है। तो यहाँ पर बुक में तो आपको आंसर 1 और -27 दिया गया है, लेकिन अगर मैं दोनों ही वैल्यू को क्वेश्चन में यूज करूं, जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं, आप देखिए अब यहाँ क्या कर सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन जो भी सही आंसर दिया गया था x की वैल्यू 1 और -27, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ये दोनों रखूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो मैं x की वैल्यू अगर 1 रखता हूँ, ये वैल्यू तो सॉल्व करके कितना आ गया था 14/13 आया था, आपने देखा था। और यहाँ अगर मैं 1 रखूंगा तो ये 1 प्लस 1/13 होगा और इसको भी सॉल्व करोगे तो ये भी 14/13 आ जाएगा, यानी कि 1 तो सही है निश्चित तौर पर। अब यदि -27 रखूं तो क्या होगा, देखो ये तो 14/13 अभी भी है, ठीक है, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो। लेकिन यहाँ अगर मैं -27 रखूंगा तो ये माइनस में 14/13 आ जाएगा, जबकि इधर की वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो ये बिल्कुल भी बराबर नहीं हो रहा है। हालांकि ऑप्शन ए ही यहाँ पर उचित आंसर है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, आपको क्या दिया गया है, अंडर रूट ये है, ये 67 के बराबर है, तो इन सब की वैल्यू क्या है। बस डेसिमल का खेल है, बाकी वैसे ही रखते जाओ। जैसे यहाँ पर देखो बीच में डेसिमल लगा है तो यहाँ भी बीच में डेसिमल लग जाएगा, यानी ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ये 67 के बराबर था तो ये वैल्यू 6.7 के बराबर होगा। ये वैल्यू देखो यहाँ पर डेसिमल लगा है, यानी ये 0.67 के बराबर होगा। देखो रूट के अंदर का 2 डिजिट और बाहर का 1 डिजिट बराबर होता है। यहाँ पर देखो 2 4 6 डिजिट है तो यहाँ पर 0 के बाद 3 डिजिट आना चाहिए। तो 2 तो 67 ही था, एक 0 बढ़ा दो तो 067। फिर यहाँ देखो 3 और 3 6 और 2 8 है, यानी अंदर 4 चाहिए 0 पॉइंट। इसके बाद 4 डिजिट तो 0067। इन सभी को ऐड करो, सबको अगर ऐड करोगे इसके बराबर होगा, ये ऐड कर लो आप देखो, ये 7 तो ऐसे ही आ जाएगा। फिर ये 6 और 7 13 एक-एक बढ़ते जाएगा, बचा 1। तो ये 1 में 0 ऐड करोगे, 1 और 6 कितना हो जाएगा 7 और 7 ये जोड़ो, क्योंकि हम थर्ड प्लेस पे आ चुके सॉरी सेकंड प्लेस पे आ चुके हैं, तो ये 7 हो गया 14, बचा कितना 1। अब देखो इस प्लेस पर आना है डेसिमल के ठीक बाद वाला, तो 1 और 0 एक ही होगा, ये तो एक ही हो जाएगा और ये 6 जोड़ो तो 1 और 6 7 और 7 फिर से कितना हो जाएगा 14, बचा 1 और ये 6 और 1 7। तो इतना आ जाएगा। आपको जोड़ने में अगर तकलीफ है तो आप इसको ऐसे लिख लो, लास्ट वाले को पहले लिखो 0.0067, फिर किसी को भी लिखो, इसको लिखो जैसे, तो ये कितना था 0.067, लास्ट में कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। फिर 0 पॉइंट ये कितना था 67, लास्ट में खाली है तो 2 0 लगा दो। अगला था 6.7, लास्ट में कुछ नहीं है तो 2 0 लगा दो और फिर ऐड कर दो। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। 18/5 प्लस रूट 7 है, यहाँ पर 4/√7 और पर प्लस √3 और ऐसे ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू बतानी है। इसको रेशनलाइज कर दो, परिमीकरण करो तो आसान हो जाएगा। जैसे मान लो इसे हमें लिखना है
तो पहले मैं इन सबको लिख देता हूँ क्योंकि ये आसान है, ठीक है? या चाहो तो साथ में भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना था? मैं थोड़ा जगह ले लेता हूँ इधर से। देखिए, ये हो गया 18 और डिवाइडेड बाई 5 प्लस रूट 7। अगर रेशनलाइज़ करोगे यानी कि 5 माइनस रूट 7 और डिवाइडेड बाई 5 माइनस रूट 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बनेगा कितना आपका, देखो ऊपर हो गया 18 डिवाइडेड इंटू 5 माइनस रूट 7 और ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 और रूट 7 का स्क्वायर 7। 25 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 18। ये कैंसिल आउट होगा तो ये बनेगा 5 माइनस का रूट 7। ये केवल इसकी वैल्यू है। इन सबको भी ऐसे ही सॉल्व करोगे तो आप अब ऑब्जर्व कर पाओगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका अगर डिफरेंस लोगे तो ये इसके बराबर आ रहा है। 5 का स्क्वायर 25 में से 7 माइनस करोगे, रूट 7 का स्क्वायर 7 ही होगा तो 18 आएगा। यहाँ देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब माइनस करोगे तो 7 माइनस 3 4 आएगा, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और इसकी नेगेटिव वैल्यू केवल ऊपर बचेगी। जैसे इसका केवल डिफरेंस ऊपर आया था, इसको सॉल्व किया तो क्या आया 5 माइनस रूट 7। वैसे ही जब इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से माइनस करके 4 नीचे बचेगा और बचेगा 7 माइनस रूट 7 माइनस रूट 3। इसमें बचेगा रूट 3 माइनस रूट 2 और प्लस इसमें बचेगा रूट 2 माइनस 1। तो इसमें जो भी कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे 7 हो रहा है, 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, यहाँ बचेगा 5 माइनस 1 यानी कि 4 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। कैसे करना था मैंने यहाँ पर सॉल्व करके दिखा दिया। उसी तरीके से बाकी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। सॉल्यूशन देख सकते हैं, इस तरीके का सॉल्यूशन किया गया है, लगभग वैसे ही किया गया है, फाइनल आंसर 4 आया है। अगला टॉपिक आपके पास है दशमलव भिन्न का, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। आप देखिएगा, सवाल पहला है -2/3 और 1/2 के बीच में 2 संभव परिमेय संख्याएँ बतानी हैं, जो इनके बीच आता हो। तो आप चाहो तो डिवाइड करके भी निकाल सकते हो या फिर एलसीएम तरीके से निकाल सकते हो या ऑप्शन से भी उठा करके आप चेक कर सकते हैं कि कौन-सा ऐसा परिमेय संख्या है जो इनके बीच में आएगा। जैसे अगर मैं क्वेश्चन को ही डिवाइड कर दूं तो ये कितना बनेगा, 3 छक्के 18 यानी 0.6 और 6 आते रहेगा नेगेटिव में। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 0.5 होगा पॉजिटिव में, यानी इनके बीच का नंबर चाहिए। यहाँ देखो नेगेटिव है ही नहीं, सारे पॉजिटिव हैं। और डिवाइड भी अगर करोगे, नेगेटिव नहीं भी हो सकता है, बस इन दोनों के बीच में आना चाहिए। डिवाइड करोगे यहाँ 0 तो 6 तियाँ 18 यानी 0.3 आएगा, इनके बीच में तो आ रहा है। इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.6 पूरा ओवरऑल 0.60 आ गया। तो ये इनके बीच में सेकंड वाला नहीं आएगा क्योंकि ये 0.5 तक ही है मैक्सिमम, उसके आगे नहीं है, जबकि ये 0.6 हो गया तो ये तो नहीं होगा आंसर, इसके रेंज से बाहर जा रहा है। इसको देखोगे तो -2/6 डिवाइड करोगे तो 6 तियाँ 18 यानी कि नेगेटिव में 0.33 आते जाएगा। तो ये -0.6 से तो आगे का ही है, यानी ये रेंज में है। 2/6 को भी अगर डिवाइड करोगे तो यही चीज़ पॉजिटिव में आएगा 0.333 और ये 0.5 के अंदर में है, यानी कि आंसर हो जाएगा, ये दोनों के बीच में आ रहा है। अदरवाइज आप इसको एलसीएम भी बना सकते हैं, जैसे इसको 6 बनाना है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये -4/6 हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3/6 हो जाएगा। अब देखो क्या ये इसके इनके बीच में ये आ रहा है -2/6, -4 से तो छोटा ही है, सॉरी बड़ा है -2, यानी ऐसे अगर केवल इसको भी अब नीचे की 6 की वैल्यू को हटा दो, केवल ये चेक करो कि हमारे पास है -4, फिर आएगा -3, फिर आएगा -2, नंबर जो लाइन होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2 और 3 तक आएगा। हमारे पास नंबर क्या था -2 और 2, तो देखो -2 और 2 दोनों ही इसके रेंज के अंदर आ रहा है, यानी इससे इधर और इससे इधर है, तो ये इसके बीच में आ रहा है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी। आई होप कि अब आप बात समझ गए होंगे। बुक का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, रेशमा अपनी संपत्ति का 1/4 धर्मार्थ संगठन को दे देती है और बची हुई संपत्ति को अपने 3 बच्चों में बराबर-बराबर बाँटती है। प्रत्येक बच्चे को कितनी संपत्ति मिली? 3 जगह बराबर-बराबर बाँटना है और 1 जगह 1/4 देना है। तो अब बताओ, मान लो 1/4 टोटल अगर उसके पास एक ही संपत्ति है तो 1/4 उसने दे दिया, अपना दान कर दिया मान लो, ठीक है? अब उसके पास शेष कितना बचा? तो आप बोलोगे कि इसको 1 में से माइनस कर दो, 1 - 1/4 तो ये 3/4 आ जाएगा और इसको 3 लोगों को बराबर-बराबर बाँटना है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। प्रत्येक को कितना मिलेगा? प्रत्येक को प्राप्त संपत्ति कितना होगा?
तो आप बोलेंगे इसको 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 3/4 को आप 1/3 से डिवाइड कर दो, ये 4 था, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और सबको 1/4 मिलेगा, यानी सबको 1/4 मिलेगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देख सकते हैं कुल संपत्ति को x माना गया है, फिर दी गई राशि जो धर्मार्थ संगठन को दिया गया वो 1/4 है, तो x/4, उसके बाद शेष राशि यहाँ पर ये 1 माइनस होना चाहिए था x/4, और इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 3x/4 आ जाएगा। अब 3 बच्चों में कितना-कितना बटा, 3x/4 को 3 से डिवाइड कर दिया, यानी कि फाइनल आपको x/4 मिलेगा, यानी सबको 1/4 मिलेगा। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर लंगड़ा भिन्न आ गया, कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर क्या होगा ये शायद पूछा जा रहा है। डैश के स्थान पर कौन-सा मान अब कौन-सा मान रखना है, या फिर 1 मिनट, ये बोलना चाह रहा है कि ये ऐसे ही बढ़ते जाएगा और ये इनफाइनाइट तक बढ़ेगा, ठीक है? पर ये इनफाइनाइट तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि इसके नीचे फिर से आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 1 बाई, फिर 2 माइनस 1 बाई, फिर 2 माइनस 1 बाई, ये आगे चलते जाएगा। इसके कहने का मतलब यही है। तो अब इसमें हमें करना क्या है, ये कैसे सॉल्व होगा? सबसे आसान है कि इसको किसी नंबर के किसी वैल्यू के बराबर एज्यूम करते हैं। जैसे x के बराबर, y के बराबर, z के बराबर। मान लो मैं बोलूँ कि ये x के बराबर है, तो अब ध्यान से ये देखना, ये तो पूरा x के बराबर है। अब यहाँ से भी इनफाइनाइट शुरू हो रहा है, तो ये भी x के बराबर है, ये भी x के बराबर है। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि देखो, एक काम करो फिर, ये ओवरऑल x इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x की जो वैल्यू हो गई ये 2, यानी कि ये वाला, और माइनस ये जो वैल्यू है ये फिर से x के बराबर है। इस 1 को छोड़ दो तो ये जो है, आप बताओ, मैं अगर इसको ऐसे ही लिखूं, देखो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, बस इस चीज को अलग लिख देता हूं, ध्यान से समझना। इसको मैं अलग लिख देता हूं कि ये कितना है, 2 माइनस 1 बाई, फिर ये हो गया 2 माइनस 1 बाई, और डैश डैश का मतलब फिर से 2 माइनस 1 बाई आते जाएगा और ऐसे डैश डैश, ये है। और इसको मैं मिटा देता हूं, तो बताओ क्या ये दोनों चीज बराबर नहीं है? जो ये लिखा गया है वही ये नहीं है? आप बोलेंगे बिल्कुल बराबर है। तो अगर मैं इस पूरे को x मानता हूं, तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इस 2 को और 1 को छोड़कर ये बाकी चीज बच रहा है, ये भी x के बराबर है। इस 2 1 को छोड़ दूं तो ये भी x के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डैश डैश है, यानी कि आगे ये बढ़ते जाएगा। तो अब इसको हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे कि देखो, ये x तो ऐसे ही रह गया, ये 2 भी ऐसे ही रह गया, माइनस ये 1 भी ऐसे ही रह गया, ये सारी वैल्यू फिर से x के बराबर है, तो इसको x के बराबर रख दो। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर लेके आओगे तो ये x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1। आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, अगर आप एसएससी का मैथ सॉल्व करते हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि x प्लस 1 बाई एक्स यदि 2 है तो x की वैल्यू 1 होती है। अदरवाइज आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 2x के बराबर हो जाएगा, 2x इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 की वैल्यू 0। ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। देखो, होल स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये 0 है तो x का मान 1 आ जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही। सॉल्यूशन में भी देखिएगा तो वही चीज किया गया है, यहाँ पर x को एज्यूम किया गया है ये वैल्यू, और x ये आया, फिर इसको सॉल्व करके फाइनल यहाँ पर आंसर 1 आ गया है, ठीक है? तो ये निरंतर चलने वाला भिन्न था। अच्छा, आपके पास यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष का 1/2 भाग सफेद और बाकी जो बचा उसका 3 सही 1/2 भाग नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है? तो क्या करेंगे इसमें, देखो, सबसे बेहतर क्या है, पहली बार काला कितना है तो आप बोलोगे कि काला है 1/8 भाग, ठीक है? सफेद कितना है तो आप बोलोगे सफेद है 1/2 भाग, और तीसरा था नीला, नीला कितना है तो आप बोलोगे 3 दूना 6 और 1 7/2 भाग। अब जो भी इसमें डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम को टोटल वैल्यू मान लो, यानी 8, 2 और 2, इसका एलसीएम कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि टोटल वैल्यू हम मान लेते हैं यहाँ पर किसको, 8 को, ठीक है? बताओ काला भाग कितना हुआ, मैं पूछूं तो आप बोलोगे कि अगर ब्लैक लिखना है तो इस 8 का 1/8 होगा, तो कितना बचा, यानी कि 1 भाग ब्लैक है, तो शेष कितना बचा आपके पास, तो आप बोलोगे 8 में से 1 ब्लैक हो गया तो शेष 7 बचा। अब बताओ सफेद कितना है, आप सफेद निकालोगे तो जो शेष है 7, इसका 1/2 है, 1/2 ही था ना, तो इसका 1/2 आप निकालो, यानी कि मान लो 7/2 ही है ये। तो अब 7 था, 7 में से 7/2 चला गया तो शेष कितना बचा? तो आप बोलोगे 7 में से 7/2 माइनस करोगे, यानी उसका आधा, तो फिर से 7/2 ही बचेगा। अब ये जो हमारे पास शेष बचा है ये इक्वेशन के हिसाब से नीला है। हमारे हिसाब से नीला की वैल्यू भी यही है।
यानी कि हमारा जो नीला की वैल्यू आ रहा है 7/2 वही क्वेश्चन के हिसाब से भी है, यानी कि एक्चुअल में हमने जो टोटल वैल्यू माना है वही क्वेश्चन में भी टोटल वैल्यू है। तो 8 इसका सही आंसर है। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो आप 8 की जगह पर कोई इसका मल्टीपल ले लो, यानी 16 ले लो, 24 ले लो, फिर भी आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपको 8 ही आएगा। और फिर भी अगर समस्या है तो मैं आपको x मान के इसको सॉल्व कर देता हूँ, अगर समझने में दिक्कत है तो। देखो मैंने टोटल मान लिया कि देखो टोटल कितना है हमारे पास, तो आप बोलोगे x है, ठीक है? टोटल x है तो काला कितना हुआ? तो आप बोलोगे कि काला हो गया 1/8 था, तो x/8। अब बचा कितना? शेष। तो आप बोलोगे 1 में से इसको माइनस करो x/8 को, यही करोगे ना? x में से माइनस करो, टोटल x था तो ये 7x/8 आ गया। अब काला के बाद सफेद कितना है? तो आप बोलोगे कि ये आधा शेष बचे हुए का आधा था। शेष बचा हुआ है 7x/8, इसका आधा करो यानी 1/2, तो ये कितना हो गया? कटेगा तो नहीं, तो ये 7x/16 हो गया। अब शेष कितना बचा? तो आप बोलोगे शेष निकालना है तो फिर से हमारे पास पहले से कितना बचा था? 7x/8। तो आप 7x/8 में से इसको 7x/16 को माइनस करोगे, तो 7 दूना 14 में से 7 गया, तो फिर से ये 7x बटा कितना बचेगा? 16। ये बच जाएगा शेष। तो सफेद को भी जब हमने हटा दिया तो अब हमारे पास नीला बचा, ठीक है? नीला कितना बचा था? शेष का, यानी शेष 7x/16 है, तो इसका कितना बचा था देखो, शेष का 3 सही 1/2, जिसको हमने 7/2 बोला था, तो ये शेष का 7/2 है। तो ये शेष इसका 7/2 निकालोगे तो ये नीला होगा, यही था ना? हाँ, लास्ट में शेष का नहीं है, शेष जो बचा है वही नीला है, देखो यहाँ पर। यहाँ क्या बोला गया है, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पेंसिल का 1/8 काला है, अब शेष का 1/2 सफेद है, और लास्ट में शेष का नहीं है, जो बचा वही अब रह गया नीला, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमें शेष का नहीं देखना है अब जो बचा है वही नीला है। यानी कि हमारे हिसाब से जो बचा है 7x/16 ये नीला है, लेकिन क्वेश्चन में ये 7/2 था। अब काटोगे तो 1 से x कटेगा और 2 से 8 बार, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। यानी टोटल जो था वो 8 था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप सॉल्यूशन भी देखेंगे तो लगभग वही x मान के यहाँ सॉल्व किया गया है। अगला सवाल, और इस वीडियो और इस टॉपिक का ये आखिरी सवाल है, ठीक है? नेक्स्ट जो टॉपिक है अब एज का है, परसेंटेज है, बाकी तो वो अलग वीडियो में मैं कवर कर दूँगा। एक भिन्न दिया गया है। इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके जाइएगा और कमेंट भी करके जाना है। और एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा था उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एक भिन्न का अंश और हर का योग 11 है, यदि अंश में 1 जोड़ दें, हर में 2 घटा दें, तो यह 2/3 बन जाता है, तो भिन्न कौन-सा है? ऐसे में आसान रहता है कि आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो। सबसे पहला केस कि अंश और हर को जोड़ने पर 11 आएगा, यहाँ 6 5 11 हो रहा है, 6 5 11, 8 3 11, ये तो फिट बैठ गया। फिर कह रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़े और हर में 2 घटाएँ, तो वो 2/3 बन जाएगा। देखो इसमें अंश में 1 जोड़ दो, अंश यानी ऊपर वाला न्यूमरेटर, इसमें 1 जोड़ोगे तो ये 5 और 1 6 हो जाएगा। हर में 2 घटा दें, यानी 6 में से 2 को घटा दो तो 4। तो क्या ये 2/3 हुआ? काट के देखो ये 3/2 आ गया, जबकि सवाल के हिसाब से 2/3 होना चाहिए था। तो ये गलत हो गया। यहाँ चेक करो, अंश में 1 जोड़ना था यानी 6 और 1 7 हो गया, और हर में 2 घटाना था तो 5 में से 2 घटाओगे तो 3। क्या ये 2/3 आया? आप बोलोगे नहीं आया, तो ये भी नहीं हुआ। इसको देखो, अंश में 1 जोड़ना है तो 3 और 1 4, और हर में 2 घटाना है तो 8 में से 2 कम करोगे 6, काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2/3। कह रहा था 2/3 हो जाएगा, हो गया। यानी कि ये यहाँ भी फिट बैठ गया और यहाँ भी फिट बैठ गया, यानी ये सही आंसर है ऑप्शन सी। बाकी अगर सॉल्व करना है तो आप वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे यहाँ पे लिखा है कि भिन्न हो गया x/y, तो और क्वेश्चन में कह रहा था कि x + y 11 होगा, तो x + y यानी अंश और हर का योग 11। अब कह रहा था कि अंश में 1 जोड़ो और हर में 2 घटाओ, तो ये 2/3 बनेगा, यहाँ पर लिख दिया। इसको सॉल्व करो तो एक इक्वेशन मिलेगा, और ये पहला इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल लो x y की वैल्यू। मैं दिखा देता, देखेंगे तो ये इक्वेशन आपका फाइनल मिला है। सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 8, तो ये 3/8 हो गई। अच्छा, आपके मन में एक और डाउट आएगा, मैं दिखाता हूँ। आप ऑप्शन से मैंने जो सॉल्व किया तो आप सोचेंगे कि अगर ऑप्शन से सॉल्व करना है, मान लो ये तीनों ही सही नहीं होता, तो अगर तीनों सही नहीं होता इसका मतलब कि उपयुक्त में एक से अधिक भी सही नहीं होगा, क्योंकि कोई 2 सही होगा तब तो एक से अधिक सही बोलोगे, यहाँ पर तो कोई भी सही नहीं हुआ, तो ये ऐसे ही गलत हो जाता। फिर हमारे पास इकलौता ऑप्शन बचता ऑप्शन ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा कोई
समस्या नहीं होगा ऑप्शन से सॉल्व करने के ऊपर। ठीक है, फाइनल आंसर आपने देख लिया, यहाँ 3/8 है। मैंने बोला था कि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगला टॉपिक है ऐज का, ऐज से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 71वीं बीपीएससी 2025 का ही है। फिलहाल अगले वीडियो में हम यहाँ से शुरू करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।